बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिजा। नाज़रीन, इतना प्यारा जोड़ा है, दर्जी से सिलवाया था खुद, किसी डिज़ाइनर की कॉपी था, मुझे नहीं पता किसका डिज़ाइनर था। ये देखें, अभी अभी सुबह सुबह लिपस्टिक लगाते हुए तो वो जो लिक्विड लिपस्टिक होती है उसका थश करके ड्रॉप जो है वो गिर गया है। अब मुझे नहीं पता इसके क्या तरीके, मगर कुछ नुस्खे ही चलते हैं इस चीज़ों पे। तो अभी मैं ये सोच रही थी कि जो भी है तो आप समझें, जोड़ा अच्छा है चलेगा, मगर ये दाग तो अच्छे होते हैं है ना जी। तो बार बार मैंने कहा वो नीचे को पॉइंट करता रहेगा कि फ़िज़ा के घुटने में चोट लगी थी, इसको ऐसे खून निकल गया था, तो वो कुछ नहीं है, वो लिपस्टिक जो है ना, कोई मेरा घुटना फट नहीं गया, ठीक है। बाकी जोड़ा अच्छा लग रहा है ना। खुद सिलवाया है, सस्ता सिलवाया है। इसकी सिलाई मैंने दी थी 1200 रुपये। आजकल दर्जी के जो रेट हैं वो 1200 रुपये है इस तरह के शलवार कमीज़ की सिलाई के। ये बेल वगैरह ये चीज़ें काम नहीं हुआ, इसके ऊपर ये बेल वगैरह ख़ुद ला के दे दी थी। 3000 की कोई ये बेल आई थी, ठीक है। तो ये लगवा ली, और दुपट्टे पे मैंने ऐसे कुछ नहीं लगवाया। और ये प्योर का दुपट्टा नहीं है, ये भी थोड़ा सस्ता दुपट्टा है, ये मैंने 800 रुपये का लिया था, बट इसकी क्वालिटी देखें कितनी अच्छी है, जस्ट लाइक प्योर। इसके ऊपर मैं इसी तरह की अगर काम की भी बेल लगवा लेती तो ये और महंगा शुरू हो जाता। और ये बड़ा अच्छा फॉल वाला कपड़ा नया आया था पठान से, पठान की दुकान से लिया था मैंने। तो ये भी कोई मैंने 2500 का पूरा जोड़ा लिया, क्योंकि मेरे ऊपर वैसे भी कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, थान ज़्यादा कटवाना पड़ता है। तो ये अच्छी तरीके से छोटी कमीज़ और शलवार, आई होप यू लाइक इट, ठीक है ना। मगर मैं घर में ख़ुद जो सिलाई करती हूँ ना, मैं इससे ज़्यादा अच्छी करती हूँ। देखें ना कितना ढीला दर्जी ने ऐसे मुझे चुब्बा जैसे सी दिया, और ये 2 बार भेज के उसको ठीक करवाया, वरना इसमें मैं हल्की सी यहाँ पे प्लेट्स लगवाती, यू नो, खूबसूरत लगता है। तो ये मैंने कहा लड़कियों वाली बातें भी करते हैं ना हमें, वो हर वक्त भाई ये क्यों होना चाहिए माशरे में, वो क्यों, हर कंपनी भी कोई ऐसी बातें करें जो लड़कियों के काम की हैं। और मैंने एक चीज़ नोट की, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप टेलर्स की बात करते हैं तो लिबर्टी में, मॉडल टाउन में, फैसल टाउन में बहुत सारे ऐसे कारीगर, ऐसे टेलर्स बैठे हुए, बड़े बड़े नाम भी हैं। मगर मैंने देखा है डिफेंस में जितने भी टेलर हैं ना, वो थोड़े सस्ते हैं इनसे। अब बाकी जगह पे मैंने जो साड़ी सिलवाने के रेट पूछे हैं वो 10,000 12,000 आए हैं। अगर आपने इंडियन साड़ी सिलवा ली, इंडियन ब्लाउज सिलवा लिया, 12-15 हज़ार तो आपकी सिलाई का ले लेते हैं। और ये जो आम अभी हम जहाँ पे ये डिफेंस वगैरह में सिलवाते हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किल भी ना, वो खुद जो बोलते हैं साड़ी का रेट वो 3000 3,500 तक ले लेते हैं, और अच्छी सी देते हैं आपको, जिसमें अच्छी आपकी फॉल बनाते हैं, अच्छी आपको बेल्ट भी बना के देते हैं। वैसे साड़ियाँ बेल्ट वाली अच्छी नहीं होती, मगर हमारे पाकिस्तान में क्योंकि किसी को पहननी कोई नहीं आती तो वो बेल्ट वाली पहनते हैं। मुझे तो वो तय करके ना सिल्टे बना के, तो वो बना के उसकी पूरी फॉल फिर मैं साड़ी पहनती हूँ और इसी तरह कैरी करती हूँ। कि हमारी अम्मी लखनऊ से थी, हमें साड़ियाँ ही पहननी आती हैं अच्छी तरीके से। हम तो ऐसे कट 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 करके ना ऐसे बांध लेते हैं। जैसे ये साड़ी आई है ना, इसको ऐसे घुमा के, तो हम बस ये जो सिलवट है ना, ऐसे इतनी तेज़ी से हम यूँ घुमाते, देखें ये पकड़ के, तो ऐसे 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 हम यूँ करते हैं। और ये पतली, जिस तरह की मैं बना रही हूँ ना, इस तरह की पतली सिलवट रखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी रखते हैं सिलवट, ये तो ये इतना लंबा, ये देखें इतनी लंबी सिलवट, तो पूरा आपका गुत्था बन जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें सिखाने को, किसी दिन मैं आपको साड़ी ग्रेपिंग सिखाऊंगी कि किस तरीके से पहनी जाती है। एनीवे, आज हमारे शो पे हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो यही है कि अपने आप को इसी तरह की चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में, कुछ अच्छी पॉजिटिव बातों में जिससे आपको खुशी मिलती है, उन बातों में अपने आप को बिज़ी रखें। जिस तरह की बात मैं आपसे कर रही हूँ, मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैं इस जो टेंशन है इसको अपने ऊपर हावी नहीं कर रही कि हाय मेरे कपड़े पहली मर्तबा पहने, सिल के आए थे, ख़राब हो, नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे और बन जाएंगे। घर जाके धो के कोशिश कर लूँगी साफ़ करने की, मगर अपने ऊपर प्रॉब्लम, यू नो, अपने आप को टेंशन में नहीं लेकर आना। मैंने एंजाइटी का शिकार नहीं होना। तो नाज़रीन, आज मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि हम एंजाइटी से कैसे बच सकते हैं। मगर एंजाइटी क्यों होता है, क्या होता है, किस वजूहात की वजह से होता है, ये तो आपको समझ आई जाती है। थोड़ी बहुत एलेब्रेशन के बाद हम आपको बताएंगे सॉल्यूशंस, आपको बताएंगे टिप कि कैसे आप इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कितने बुरे हैं, और ये किस हद तक आपको किस स्टेजेस में जाके जो है ना आपकी मात करते हैं। ये वाली बातों के ऊपर भी बात करेंगे। मेरे पास मौजूद है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अफाफ मंजूर, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, मेरी बड़ी प्यारी सहेली हैं, और क्या खूबसूरत लग रही हैं। देखें परियों जैसा चेहरा, सुबह सुबह ताज़ा ताज़ा चेहरा, खूबसूरत चेहरा। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं फिज़ा कैसी हैं? और आप आज तो वाकई आप बहुत कमाल लग रही हैं। बस अब तो और अमेजिंगली जब मैंने आपको फर्स्ट लुक में देखा तो मैंने कहा, सोचा कि लगता है आज फिज़ा ने कोई बहुत महंगा जोड़ा पहना हुआ है। वाह! और आपने तो सरप्राइज ही दे दिया कि जनाब ये तो मैंने सारे का सारा कोई 3-4 हज़ार में सूट बनवा लिया। देख लिया, एक्सीलेंट, कमाल। आप भी आज जो है ना
यू स्ले गर्ल, ये मैंने फराज से सीख लिया, मैं हर जगह बोलती रहती हूँ। और मैं लास्ट टाइम भी आपके में इस सेंटेंस को बहुत एंजॉय किया। अच्छा, Excellent. स्ले हो रहा है। तो अफाफ, आज का टॉपिक ये है कि हमने एंजाइटी से कैसे बचना है। पहले तो कुछ आप मोटी मोटी बातें बता दें कि हम एंजाइटी में जाते क्यों हैं, क्यों पेशेंट बन जाते हैं एंजाइटी के। फिज़ा, आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है और इसकी मैंने ज़बरदस्त इसलिए कहा है कि इसके जो विक्टिम लोग हैं एंजाइटी के या स्ट्रेस के, आप सरप्राइज होंगी सुन के कि जो हमारी रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें अबाउट 70% पॉपुलेशन किसी ना किसी लेवल पे डिफरेंट तरह की एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार है। देखिए 70% पॉपुलेशन, यानी 100 में से 70 लोग। हाय हाय, अगर यहाँ कमरे में हम लोग 10 लोग मौजूद हैं तो हम में से 7 लोग किसी ना किसी लेवल पे एंजाइटी और स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। अल्लाह। अच्छा, अब एंजाइटी है क्या? एंजाइटी इज़ बेसिकली अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू एनी स्ट्रेस और एनी सिचुएशन। अच्छा, यानी हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, बॉडी का एक मैकेनिज्म है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। आपने एक बड़ा कॉमन सा वो सुना होगा, फ्लाइट और फ्रीज मोड, कि अब आपने उड़ना है या बिल्कुल स्टॉप करना है। सो वो हमारा एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब भी कोई हमारे पे ऐसी सिचुएशन आती है तो हम एंजाइटी फील करते हैं, और वो बेसिकली हम इसको अगर हम सिर्फ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेट भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब एकदम से पता चलता है कि आपके घर में कोई गेस्ट्स आने वाले हैं, आप वो मच जाते हैं ना, हड़बड़ी में हो जाते हैं। क्या क्या कहते हैं उसको? हड़बड़ी में, बिल्कुल। पता नहीं मैंने सही तो बोला है कि नहीं, उन्होंने भी उसको ओके कह दिया। अच्छा, हाँ, हड़बड़ी होता है। हड़बड़ी होता है, मतलब हलचल होती है, जल्दी होती है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें आप बाज़-औक़ात वो काम जो आपने सोचा होता है कि यार ये मैं कुकिंग करूंगी तो मुझे तो 3 घंटे चाहिए, मैंने ये घर के सारी सेटिंग जो थी, मेहमान आने वाले हैं, मैंने कोई 4 घंटे लगा के, या 4 हफ्तों में भी कुछ काम होने वाले होते हैं, बंदा पेंडिंग छोड़ देता है। अच्छा जी, आप 1 घंटे के अंदर अंदर ख़वातीन जो है ना वो घर वर सेट कर लेती हैं, खाना भी बन जाता है, टेबल भी रेडी हो जाता है। सो दिस इज़ नेचुरल रिस्पॉन्स टू दैट सिचुएशन। अच्छा, वो आप एंग्जाइटी में वो सब काम कर जाते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखें, आप एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस आता है, जो शायद आपने पूरा साल भी सिलेबस नहीं पढ़ा होता, आप 2 रातें लगाते हैं और मुसलसल 2.5-3 घंटे बैठ के आप लिखते हैं। हाँ। आप नेचुरल हालत में देखें, आपको कोई बंदा कहे कि भाई तुमने यहाँ से उठना नहीं है और 2 घंटे बैठ के मुसलसल लिखना है, हाँ, कभी भी नहीं लिखेंगे आप। अच्छा, सो वो सिर्फ और सिर्फ एक आपका एंग्जाइटी का एक फेज होता है जिसके अंदर आपको पता होता है कि यार आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू प्रूव माई एंजाइटी सेल्फ। में आप कहना ये चाहती हैं कि हम पॉजिटिव काम करते हैं। यस, एंग्जाइटी इज अ पॉजिटिव ट्रेट अगर एक हद तक रहे, लेकिन जब वो हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है ना, अब अगर आपके पास स्ट्रेसेस आते जाएं तो फिर आपके ज़ाहिर एंग्जाइटी के लेवल्स भी बढ़ जाएंगे और फिर वो एक बीमारी की शक्ल में या एक परेशानी की शक्ल में आपके सामने आएगी। सो इसका मतलब ये है कि जो हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं अगर वो स्ट्रेसफुल होती हैं तो हम मुसलसल एंग्जाइटी में रहना शुरू कर देते हैं। एंजाइटी की पहचान क्या है? कि इंसान को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देता है, या चुप रह के कहीं गौर से एक कोने को देखता रहता है, क्या चक्कर होता है? अच्छा, ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एंग्जाइटी की पहचान क्या है, कि हमें कैसे लगे कि एंग्जाइटी जो है वो। अच्छा, अब एंग्जाइटी की एक और बड़ी पॉजिटिव सी जो हम चीज़ ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और हम उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि एंग्जाइटी क्या है और हमें कैसे लगता है कि हम एंग्जाइटी में। एंग्जाइटी बेसिकली आपका एक फियर रिलेटेड फैक्टर है। यानी अक्सर जो एंग्जाइटी में लोग होते हैं ना वो अनसीन सिचुएशंस और फ्यूचर को लेके होते हैं। यानी उन्हें पता नहीं होता कि क्या हो जाएगा, वो जो क्या हो जाएगा और कैसे होगा, वो वाली जो सिचुएशन हमारी बॉडी में क्रिएट होती है वो एंग्जाइटी है। अब एंग्जाइटी की जो अलामात हैं उसमें जिनको हम खासतौर पर एंग्जाइटी के पेशेंट्स कह सकते हैं ना, मुस्तकिल जो अलामात उनमें रहती हैं, उसमें सबसे पहले तो यही है, आप 3 चीज़ें नोट कर लीजिए कि उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी, नींद का पैटर्न डिस्टर्ब होगा, यानी बेचैनी की कैफियत रहेगी हर वक्त। उसका खाना पीना डिस्टर्ब होगा, या भूख बहुत ज़्यादा होगी, यानी आपको पता ही नहीं चलता, एहसास ही नहीं होता कि आपने कितना खा लिया, माइंडफुल नहीं ना रहते आप, आपने ज़्यादा खाते गए। या फिर बाज़ औक़ात होता है कि आपको भूख लगना बंद हो जाती है, ठीक है, स्टमक आपको लगता है अपसेट हो रहा है, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ रहा है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो एंग्जाइटी से रिलेटेड है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासर होती हैं। स्लीप भी डिस्टर्ब होगी? बिल्कुल, स्लीप तो मैंने पहले कह दिया ना कि स्लीप डिस्टर्ब होगी, आपका सोने जागने का टाइम जो है वो ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी बाज़ औक़ात कुछ लोगों को एक्सेसिव नींद आती है, वो जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि हम सर पे कंबल लें, लपेटें और सो जाएं। अक्सर हमारे पास पेशेंट्स जो आते हैं वो ये बताते हैं कि हम अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो गो इनटू द बेड, सोने की कोशिश, और जब हम सो के उठते हैं और वो फील करते हैं कि उनकी एंग्जाइटी थोड़ी सी रिलीव हुई होती है, क्योंकि बॉडी का सिस्टम जो है वो उसको काम डाउन कर देता है। अच्छा। और कुछ लोगों की जो नींद है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि वो सो ही नहीं पाते, हाँ, और वो बेचैनी की कैफियत में रहते हैं।
और उससे जब आपके नींद के आवर्स नहीं पूरे हुए तो आप फिर एक नई उसके सर्कल में चले गए। अच्छा। सो इसका मतलब ये कि 3-4 अलामतें जो बड़ी विजिबल हैं, ख़ास तौर पे जो आपकी काम की एफिशिएंसी है वो डिस्टर्ब होती है, आपका फोकस जो है वो नहीं रहता, आप किसी काम को ध्यान से नहीं कर पाते, मुस्तकिल बेचैनी और उसकी कैफियत में रहते हैं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको, बीच में ना एक जगह बंदा फंसता है कि अब जो आप मतलब साइंस बता रही हैं, इसी तरह के साइंस मोस्टली डिप्रेशन के पेशेंट्स को भी होते हैं। उस वक्त बंदा ये कैसे पहचाने कि ये डिप्रेशन है या एंजाइटी? बिल्कुल, और फ़र्क क्या है? अच्छा, डिप्रेशन जो है ना वो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। एंजाइटी, जैसे मैंने आपको बताया कि 70% लोग स्ट्रेस और एंजाइटी को फेस करते हैं। इसके ऑपोजिट जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो तकरीबन 7 से 8% है। अब डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। डिप्रेशन में जो एक चीज़ डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं वो ये है कि आप काम करना ही नहीं चाहते। एंग्जाइटी में ये है कि आप काम करना चाहते हैं लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा होता। सो डिप्रेशन में तो आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया होता है ना। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपको बाज़ औक़ात कोई स्ट्रेस हो, आज आपके पास 4 कोई टास्क हैं, कोई 4 शोज़ हैं आपके, आपने करने हैं, तो आपके ऊपर एक स्ट्रेस होगा, आप उसमें एक एंग्जाइटी की फेज़ में आप करना चाहती हैं, बट बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हाथ मुंह फूल जाते हैं, आप कहते हैं कि यार अच्छा मैं क्या करूँ, मेरे से ये चीज़ गिर गई, मेरे से वो चीज़ जल्दी में, जैसे अभी आपने कहा कि लिपस्टिक का निशान लग गया, ठीक है, हो सकता है आप स्ट्रेस में ना हो, आपका मेकअप आर्टिस्ट स्ट्रेस में हो, उससे ड्रॉप हो गया। सो दिस इज़ एंग्जाइटी। बट डिप्रेशन में क्या है, आप वो 4 शोज़ करना ही नहीं चाहेंगी, आप कहेंगे भी मैं तो घर बैठी हूँ, मुझे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ये काम करने। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस। अच्छा। यानी पेशेंट जो है उसका इंटरेस्ट लेवल खत्म हो जाता है। बल्कि मैं डिप्रेशन को अच्छी पहचान बताइए। बहुत क्लियर 3 उसमें बता देती हूँ, पहले भी हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं। डिप्रेशन जो है ना बेसिकली एक ट्रायो है, उसमें 3 सिम्टम्स बहुत क्लियर नज़र आए। उसमें क्या है, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस। यानी आपको कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ अच्छा होगा, आप महसूस करते हैं कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, हेल्पलेसनेस, यानी मैं बिल्कुल इस स्टेज पे पहुंच चुका हूँ कि अब कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। और तीसरी चीज़ ये है जिसको मैंने कहा वर्थलेसनेस, यानी आप ये महसूस करते हैं कि मेरी ज़ात की कोई अहमियत नहीं है, आई कांट क्रिएट एनी डिफरेंस, मेरी मौजूदगी को कोई एहसास नहीं। सो दिस इज़ द एक्सट्रीम सिचुएशन, बट एंग्जाइटी इज़ वेरी कॉमन। और आजकल की जो हमारी सोसाइटी है उसमें एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, बहुत सारे स्ट्रेसेस हैं, वर्कलोड है, मल्टीटास्किंग है, फिर हमने जो एक दौड़ लगा ली है, रेस लगा ली है, कंपटीशन की एक रेस लगा ली है, दूसरों से बेहतर नज़र आने के लिए, बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, अपना कोई गोल नहीं है, फोकस्ड नहीं है, टारगेटेड नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी एंग्जाइटी को जो है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती हैं, उसके एक स्ट्रेसेस बनते हैं। आफाफ, कुछ सॉल्यूशंस की तरफ भी बात करेंगे, आपकी कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं। आफाफ हमारे साथ हैं और आपसे बात भी करेंगी, आपको बताएंगी अगर कोई आपके साथ सीवियर ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आप एंजाइटी का शिकार हैं और आपके घर वाले भी आपको समझ नहीं पा रहे, आपके लोग आपको समझ नहीं पा रहे, आपके बच्चे आपको समझ नहीं पा रहे, देन डू कॉल अस एंड आस्क, सवाल कीजिए, पूछिए और जो है हम आपको यहाँ पर इलाज बताएंगे। बट एनीवे जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारा साथ दीजिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। एंजाइटी के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग और हमारे साथ आफाफ मंजूर मौजूद है। हम पूछेंगे कि एंजाइटी को कम करने के लिए कौन से मौसर तरीके हैं जिससे हम अब इसमें ज़्यादा शिकार ना हो। जी फ़िज़ा, इसमें 2 तरीक़ों में मैं बात करूँगी। एक तो ये कि आप पर्सनली अपने लेवल पे कैसे कुछ स्ट्रेटजीज़ यूज़ करके आप उसको स्ट्रेस लेवल और एंग्जाइटी लेवल कम कर सकते हैं, और एक जो कि क्लिनिकल एंग्जाइटी होती है जिसको जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, जो कि बहुत सारे और डिसऑर्डर्स की वजह से साथ में शामिल होती है, तो उसको क्लिनिकल ट्रीटमेंट उसकी जो है वो क्या है। अच्छा, इसी तरह से जब आप पर्सनलाइज्ड उसकी बात करते हैं एंग्जाइटी ट्रीटमेंट की, तो उसमें भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक एंग्जाइटी वो है जो हमें वर्क रिलेटेड या मामूली जो स्ट्रेसेस होते हैं उससे रिलेटेड होती है। देखिए, उसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप स्केजुलिंग करें। आपका जो स्केजुअल करना है, जिसको आप डिसिप्लिन कहते हैं इन लाइफ, ये आपके मोर देन 80% प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देते हैं। अच्छा, आप खुद भी इसको एक्सपीरियंस करती होंगी क्योंकि आप भी मल्टीटास्किंग करती हैं, माशाल्लाह आपके पास भी इतनी सारी डिफरेंट टास्क होते हैं। सो जो डिसिप्लिन क्रिएट करना है, डिसिप्लिन से मुराद क्या है या स्केजुलिंग से मुराद क्या है कि आपको पता है कि आपके कुछ काम दिन के ऐसे हैं कि वो आपने रोज़ाना करने हैं, आप उसका एक ख़ास टाइम बनाएं और उसी टाइम पे करें। अच्छा, उसको आप डेविएट ना करें। अब हमारा स्ट्रेस शुरू कैसे होता है, यानी हम अगर सुबह लेट हो गए हैं और उसके बाद हम अपने टास्क नहीं कर पाए, फिर वही बात जो हलचल वाली सारी मचती है। सो अगर आपने स्केजुलिंग की हुई है और उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन क्या, यानी आपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अपने लिए सेट करने हैं, यानी आपने बताना है कि ये मेरी लिमिट्स हैं, इससे ज़्यादा मैंने किसी को टाइम देना है मिलने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि अगर आज मैं एक वक्त जो मेरा टास्क था मुकम्मल नहीं कर पाऊँगा तो मेरा अगला टास्क, यानी हम बाज़ औक़ात लोगों पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, फ़ोन कॉल्स पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, और जो ज़रूरी
काम करने वाला होता है वो कल के लिए बच जाता है। हाँ। और जब हम कल करने जाते हैं वो काम तो हमारा एंग्जाइटी स्ट्रेस बढ़ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा पर्सनल लेवल पे बहुत आसान जो है वो हल है फिजिकल एक्टिविटी। आसान भी और दुनिया का मुश्किल तरीन काम भी है। मतलब आसान में इसलिए कह रही हूँ कि इट क्रिएट्स नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट केमिकल्स एंड हार्मोन्स इन योर बॉडी, चाहे वो एक्सरसाइज के जरिए या घर की एक्टिविटी या बाहर पार्क में जाएं, वॉक यू करें। नीड टू बी एंगेज्ड योर बॉडी इन ए फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, वो अब घर में भी हो सकती है, पार्क में भी हो सकती है, जिम में भी हो सकती है। सही। सो ये हमारे बहाने भी होते हैं ना, बाज़ के जिम नहीं है हमारे पास, सब बहाने, पार्क नहीं है। देखिए, आप अपनी बाज़ बहाने नहीं होते, बाज़ लोगों के पास वाकई रिसोर्सेज नहीं होते या लिमिटेशंस हैं, कुछ भी हैं। जैसे कुछ ख़वातीन कहती हैं उन्हें इजाज़त नहीं है घर से निकलने की, या मर्द हजरात कहते हैं कि जी हमारा ऑफिस का स्केड्यूल इस तरह का है कि हम नहीं निकल पाते हैं। तो आप घर में एक्टिविटी कीजिए। 40 मिनट्स वॉक इज़ अ मस्ट। अगर आप एंग्जाइटी के पेशेंट हैं या एंग्जाइटी को फील करते हैं तो 40 मिनट्स वॉक अगर आप करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी के हार्मोन्स बहुत नीचे आते हैं। सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, Yes. उतर सकते हैं बार बार। अगर आप घर में Heart 20 rate थोड़ा मिनट्स फास्ट करना है, आप कहना चाह रही हैं? यस, कार्डियो एक्सरसाइज। अच्छा। यानी आप घर में 10 से 20 मिनट की कार्डियो एक्सरसाइज कर लें। वो अच्छा। सबसे बेस्ट है। कार्डियो एक्सरसाइज क्या है? कार्डियो एक्सरसाइज में आपको पसीना आना चाहिए, आपकी हार्ट बीट तेज होती है। ठीक है। ठीक है। सो कार्डियो एक्सरसाइज इज बेस्ट फॉर दैट। इसी तरह से कुछ मेडिटेशन है, जैसे कि योगा होता है। हाँ। मेरे पास जितनी भी पेशेंट्स आते हैं मैं उन्हें लाजमी रिकमेंड करती हूँ 10 मिनट्स मॉर्निंग योगा। यानी व्हेन यू वेक अप तो उसके फ़ौरन बाद आप 10 मिनट्स का मॉर्निंग योगा कर लीजिए। और ये योगा कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया चैनल्स पे बहुत सारे शिल्पा शेट्टी का योगा इतना अच्छा प्लान है, और वो भी आप फॉलो कर इतना सकते हैं। कंफर्ट है उसके अंदर, इतना कंफर्ट है। ठीक है। इसी तरह से आप जो डाइट है आपकी वो बहुत मैटर करती है। अच्छा, कुछ काम जिन लोगों को एंग्जाइटी है उनको नहीं करने। क्या? हम करने वाले काम तो बताते ही हैं ना। मैं आज वो काम बताने जा रही हूँ जो आपने नहीं करने जब आपको एंग्जाइटी होती है। अच्छा, क्या क्या? अच्छा, आम तौर पे जब हमें एंग्जाइटी होती है तो हम एक तो ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। हाँ। ठीक है। हम माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, उससे अवॉइड करें। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन का यूज़ शुरू कर देते हैं। चाय कॉफ़ी बहुत यूज़ शुरू बहुत कर देते पीते हैं वाकई। ठीक है। मतलब हमें ये लगता है कि शायद हमें ये रिलीव करेगी, हाँ। लेकिन वो एक्चुअली हमें नुकसान दे रही होती है। अच्छा। हमारे वो जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको वो स्क्रीट ज़्यादा कर रही होती है, उसके अंदर ऐड ऑन कर रही होती है। उससे बजाय आप फ्रेश जूस ले लीजिए। अच्छा। आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं। अगर आप एक फ्रेश फ्रूट बाउल बना के खाते हैं तो आप खुद देखिए, एक्सपीरियंस करके देखिए, आपकी एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा आप उसी टाइम रिलीफ फील करेंगे। अच्छा। इंस्टेड ऑफ हैविंग सम कैफीन एंड ऑल दैट। अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मर्द हजरात अक्सर करते हैं वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। हाँ। ठीक है। जो लोग तो ऑलरेडी होते हैं वो भी कर देते हैं, और कुछ मैंने ऐसे देखे हैं जो स्मोकिंग में आते ही इस वजह से हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, तो हमने इसको रिलीव करने के लिए हमने ये शुरू कर दिया। फिर खुदा न खास्ता कुछ लोग अल्कोहल और ड्रग्स वाली सिचुएशन में भी चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, तीसरी चीज़ हम ये करते हैं कि फ़ौरन बगैर पूछे डॉक्टर से हम मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, नींद की दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं। और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे बगैर प्रिस्क्रिप्शन के नींद की गोली बहुत आराम से मिल जाती है। वाकई। ठीक है। सो वो नींद की गोलियां जो हम खाते हैं बगैर पूछे हुए, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, उसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा। चौथा काम जो हम करते हैं वो ये है कि हम जब हमें कुछ स्ट्रेस आता है और एंग्जाइटी आती है या हम बहुत ज़्यादा उस फेज़ में जाना शुरू होते हैं तो हम रीच आउट करना छोड़ देते हैं, हम तन्हा रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे काम नहीं हो रहे होते और समटाइम्स हम उसको फेस नहीं कर पा रहे होते। बात करने का दिल भी तो नहीं करता ना आफाफ। बिल्कुल। आइसोलेशन में जाता है बंदा। आइसोलेशन में आप क्यों जाते हैं? क्योंकि आप बाज़ औक़ात जब एक्सट्रीम एंग्जाइटी का शिकार होते हैं ना तो आप नाकामियाँ फेस करना शुरू कर देते हैं। अच्छा। यानी आपने टारगेट अचीव नहीं किया तो आपका बॉस आपको मिलेगा, वो डांटेगा। हो सकता है आपकी कमिटमेंट थी फ्रेंड के साथ, वो पूरी नहीं हुई तो उसको फिर अवॉइड करना शुरू कर देते हैं आप। कुछ लोग शिकायत करना शुरू कर देते हैं, कंप्लेंट्स करना शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जो है सिर्फ मतलब रोना शुरू कर देते हैं, लिटरली आंसू निकाल के रोते हैं। हाँ, एंग्जाइटी के वो एक अलग वो है, उसमें मैं बताती हूँ। लेकिन ये जो हम काम करते हैं ना कि हम तन्हा रहना शुरू कर देते हैं या रीच आउट करना छोड़ देते हैं, इसको प्लीज़ नहीं करना। अच्छा। बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि आपकी सिचुएशन यही होती है कि आप चाहते हैं कि नहीं मिले, लेकिन आप उसको रीच आउट करें, आप थोड़ा लोगों से मिलें, घुले मिलें। तन्हा जो है ना वो रहना उसका इलाज नहीं है कि आप समझते हैं कि मैं बंद कमरे में, हाँ देयर इज़ टाइम और नीड, जैसे कि आप 10 मिनट्स 20 मिनट्स का आपको ब्रेक चाहिए, आप ले सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप दिनों दिनों जो है वो कहें कि मैंने तो अब किसी से मिलना जुलना ही नहीं है, मैं तो शायद मैनेज नहीं कर पाता, मैं तो शायद हैंडल नहीं कर पाता। सो ये वो चीज़ें जो कि आपने एंग्जाइटी और स्ट्रेस की फेज़ में नहीं करनी। अगर आप इन चीज़ों को मुसलसल करते रहेंगे तो ये आपकी एंग्जाइटी को जो है वो तेज़ करेगा। अच्छा, इसमें होता क्या है फ़िज़ा, हम ये क्यों करवाते हैं ये सारी एक्टिविटीज़? हम इसलिए करवाते हैं कि हमारे ब्रेन से एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स और केमिकल्स हैं जो रिलीज़ होते हैं। सो जब हम कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी देते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी देते हैं तो वो सर्कल को ब्रेक करती है
और हमारा एक नया सर्कल जो है, जो कि हैप्पी हार्मोन्स का होता है, जिसको डोपामाइन कहते हैं, आप जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, वो सारा फिर रिक्रिएट होना शुरू होता है। अच्छा, अब हम उन पे बात कर लेते हैं जिनको हमें ज़रूरत होती है क्लिनिकल सपोर्ट की। अच्छा, यानी आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस इस हद तक बढ़ गया है कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे, आप कोशिश करते हैं बट यू आर हेल्पलेस, आपको समझ नहीं आ रही, देन यू मस्ट गो टू योर डॉक्टर। अब ये जो मैंने बताया था, डिप्रेशन में लोग जाते हैं, वो वही जाते हैं जो अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर पाते। इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, लेकिन उस नेचुरल रिस्पॉन्स को आप कॉन्टीन्यूसली अगर 6 वीक्स आप एक जैसी सिचुएशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली आपको कंसल्ट करना चाहिए। कुछ लोग एंग्जाइटी के जो शिकार होते हैं, वो जब आइसोलेशन में जाते हैं या अपने आप को अलग कर लेते हैं लोगों से, अपने आप को बंद कर लेते हैं, उन टाइम्स पे उनको ये भी ख्याल आता है कि यार मैं पैदा क्यों हुआ, यार मैं मेरे साथ ही क्यों, फिजा देखिए, हम मैं अगर अब था दुनिया में, मैं मर जाऊं तो और अच्छा आप भी एक कमरे में बंद होके होके बैठ जाएंगे ना, तो हमारे पास करने का काम नहीं होगा, तो हमारे पास यही सोचें होंगी ना, मर जाऊं तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, किसी से बात करेंगे, ये करेंगे मैं मर जाती तो अच्छा था। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की और इस पे अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है। हम बाज़ औक़ात जानलेवा बीमारियां समझते हैं कैंसर को। अच्छा, ठीक है, कैंसर के बारे में सोचते हैं ना, या ब्लड डिजीज़ हैं, हम ये सोचते हैं कि यार ये जानलेवा बीमारी है। जिस कदर जानलेवा बीमारी डिप्रेशन, इससे ज़्यादा और बड़ी है कोई नहीं। देखिए, कैंसर में खुदा न खास्ता जो दूसरी उसमें अमवात होती हैं, वो तब होती हैं जब आपकी कोई बॉडी पार्ट की मतलब वो काम करना छोड़ देता है, बिल्कुल डैमेज हो जाता है। लेकिन इसमें डिप्रेशन में तो इतना खतरनाक है कि इंसान खुद अपनी जान लेने के लिए आता है। You're right. सो दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस डिजीज़ इन द वर्ल्ड, और ये रिसर्च भी हमें बताती है। सो इसके लिए हमें वहाँ तक नहीं पहुँचना, हमें फ़ौरन अपनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी सिचुएशन में घर वाले किस तरह से सपोर्ट करें, किस हद तक? देखिए, सबसे पहले जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो घर वाले या साथ वाले ही कर सकते हैं। आपका एटीट्यूड बदलना शुरू हो गया ना, आपका बिहेवियर बदलना शुरू हो गया, आपका लोगों के साथ चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, मुख्तलिफ रिस्पॉन्स होता है। कुछ लोग पैसिव हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, ठीक है, यानी उनसे कुछ हो नहीं पा रहा, तो कुछ लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। सो घर वाले तो फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप ये जो सारी सिम्टम्स मैंने बताए, एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर आप 4 to 6 वीक्स मुसलसल इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो फिर आपने मज़ीद वेट नहीं करना, गो टू द डॉक्टर, गेट हेल्प। और अगर आप उस स्टेज पे हेल्प ले लेते हैं, अच्छा वहाँ पे हम आपके साथ क्या करते हैं वो भी मैं बता दूँ। उसमें भी 2 सिचुएशंस हैं। इनिशियल स्टेज पे मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है आपको सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो आपको उसमें हेल्प आउट कर सकती है, जिसको साइकोथेरेपी भी कहते हैं आप। तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। उसमें बेसिकली जो है वो पेशेंट को इसी चीज़ पे गाइड किया जा सकता है कि आपने लॉजिकली अपनी थिंकिंग को कैसे डेवलप करना है, अपनी परसेप्शंस को कैसे इम्प्रूव करना है। कोई भी जो बैड थॉट है वो बेसिकली है क्या, हमारी परसेप्शन है ना, हम रियलिटी कुछ और होती है, हम परसेप्शन कुछ और बना लेते हैं। सो हमने परसेप्शंस को चेंज करना होता है। एंड डू यू नो फिज़ा के जो परसेप्शन है उसके बारे में ये कहा जाता है इट्स फॉर स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। यानी आप मेरे सामने फ़िज़ा बैठी हुई है, लेकिन अगर मैंने ये परसेप्शन बना लिया कि नहीं मेरे सामने कोई नहीं बैठा हुआ, तो भाई फ़िज़ा जितनी मर्जी यहाँ खूबसूरत लग रही हो बैठी हुई, मेरे ज़हन में बन गया है कि फ़िज़ा नहीं है, और फ़िज़ा अगर है तो वो तो बहुत कोई ऐसी है, तो मैं उसके जो मर्जी में मतलब आप उसको चेंज कर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इट्स अ परसेप्शन। ठीक है। सो बेसिकली हम वो परसेप्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लॉजिक्स के साथ। कोई इसकी मेडिकेशंस भी होती हैं जो आप लोग को लगता है कि घर पे ली जा सकती हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले? देखिए, घर पे कोई मेडिकेशन नहीं ली जा सकती। अच्छा, तो लोग तो नींद की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। ये तो मैंने पहले कहा ना, ये नहीं करना आपने। ओके, नींद की गोली कोई नहीं खानी है। कोई आपको वो जो आप कहते हैं जो एंग्जाइटी हो रही है तो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मसल रिलैक्सेंट ले लेनी है, ये ले लेनी है, क्योंकि फिर आप उसके आदी हो जाते हैं और आपको नहीं पता वो किस कदर डेंजरस है ना। फिर आपकी डोज कम ज़्यादा ले इस्तेमाल करते हैं वो। No, that's every medication is not allowed तो until you are मेलेटोनिन पे लगी हुई, आपको पता है ना इस बारे में? वो गलत है ना, गलत प्रैक्टिस है। आप उसके फिर साइड इफेक्ट्स देख लीजिए। आप वक्ती रिलीफ फील करते हैं, लेकिन आप 6 महीने साल से ज़्यादा नहीं गुजार पाते। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या होता है कि आप उसके साइड इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे डिफरेंट तरह से नजर आना। आपको पता है, मैं मुल्क से बाहर चली जाऊँ ना, मुझे तो सबसे पहले एक अच्छी खासी लिस्ट आती है हर एक की, जिनको मैं जानती हूँ, इस ब्रांड की मेलेटोनियन ले आओ। हर औरत इतना ज़्यादा मेलेटोनिन। देखिए, वो नींद के लिए आपको चाहिए ना, तो आप नेचुरल मेलेटोनिन क्यों नहीं लेते? जब अंधेरा हुआ आप भी उस अंधेरे के साथ सोने की कोशिश मतलब रात के पहले पहर की नींद है। हाँ, सेहत के साथ वो तो लेते ही नहीं। दूसरे पहर की नींद का क्या फायदा? आपने हर चीज़ पे आर्टिफिशियल पे चले गए ना, आप मतलब उन चीज़ों पे चले गए कि आपको आर्टिफिशियली वो चीज़ मिलना शुरू पे। गो विद द नेचर।
आप जितना दूर होते हैं नेचर से, आपकी एंग्जाइटी, स्ट्रेस, आपके डिसऑर्डर्स, आपकी बीमारियां उतना बढ़ना शुरू हो जाती तो हैं। जो डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता है? मेडिकेशंस भी देता है, फिर बात करके भी एक थेरेपी देता है? देखिए दो जिससे- इसमें है ना, एक तो मेडिकेशन है दैट प्रिस्क्राइब साइकेट्रिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो बेसिकली आपकी टॉक थेरेपी है। ठीक है। अब तो टेलीथेरेपी भी होती है, टेलीथेरेपी जिसको भी, आप जिसको call आप करके, ऑनलाइन जी, जो है वो, online, एंड जी। दैट्स द बेस्ट वे, क्योंकि बहुत सारे लोग रीच आउट नहीं नहीं कर बताना पाते चाहते, हाँ। और कंफर्टेबल फील करते हैं। सो And they're दुनिया doing भर it. में इसके लिए टेलीथेरेपी जो है दैट इज़ द बेस्ट वे एज वेल, Yeah. ठीक है। सो ये दोनों मोड्स जो हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। बट मेडिकेशन आप बिल्कुल घर पे नहीं कीजिए, उसके लिए आपने जितना मुमकिन हो आपने सबसे पहले कंसल्ट करना है। अगर साइकोलॉजिस्ट भी समझेगा, थेरेपिस्ट समझेगा कि आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो ज़रूर रेफ़र करेगा आपको। ठीक है। सो एंग्जाइटी और स्ट्रेस इज़ आप समझ लिए माइल्ड से लेके एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। सो लोकेट दैट, फर्स्ट आइडेंटिफाई दैट, देन गो टू टॉक। थैंक यू सो मच अफाफ, बड़ा अच्छे तरीके से आपने हमें आज का भी टॉपिक एलैबोरेट किया। एंजाइटी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से किन लोगों को ज़्यादा होती है, और उस पर काबू पाने के लिए जो अफाफ ने कुछ हमें ऐसी टिप्स दी हैं, मुझे लगता है हम इसको फॉलो करना चाहिए। और किस सिचुएशंस में कब जाके डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, बात करना चाहिए, उसके ऊपर भी ज़रूर सोचिए। अगर आपको लगता है आप एंजाइटी के पेशेंट हैं, एंजाइटी आपके ऊपर हावी है, तो उससे जल्द छुटकारा हासिल कीजिए, वरना आपके जो अगले स्टेजेस हैं, जिस पे हमने कल एक शो भी किया था, आपको पता है, सुसाइड, तो फिर एनीबडी कैन अटेम्प्ट सुसाइड। और हमारे पास पाकिस्तान में सुसाइड अटैम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये रेशो बढ़ता जा रहा है। तो ये सारा एंजाइटी से शुरू होता है, डिप्रेशन फिर उसके बाद आपको पता है सिचुएशन किधर लेके जाती है। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, योर किड्स, योर फैमिलीज़, और हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, हमारे पास एक ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, और आज हम उनसे जो है ना ये पूछेंगे कि ये जो यूज़ ऑफ स्टीरॉइड्स हैं और जो सप्लीमेंट्स हैं और जो प्रोटीन शेक्स वगैरह जो लोग हम पीते भी हैं और एक्स्ट्रा इनटेक ऑफ प्रोटीन लेते हैं, इज़ दैट रियली नेसेसरी? ये मतलब जो पाउडर की फॉर्म में जो प्रोटीन शेक्स नहीं मिलते, बड़े बड़े डब्बे पैकेट्स, जो लोग जिम कर रहे होते हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कुछ वेट गेन कर रहे होते हैं, कुछ वेट लूज़ कर रहे होते हैं, और या फिर इस तरह से कोई बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। अच्छा, स्टीरॉइड्स के बारे में ये तो मुझे पता है कि बड़े ज़्यादा नुकसान होते हैं, मगर हमारे पास जो जिम ट्रेनर हैं, हम इनसे आज ये स्पेसिफिकली पूछेंगे कि इसके ऐसे क्या नुकसान हैं कि जिसकी वजह से इंसान की जो बॉडी वो फूलना शुरू हो जाती है, और फिर अंदर वो क्या नुकसान करती है, आपके मसल्स के अंदर क्या जाके करती है। ये सारी जो टेंशन है जो हमें पता ही है हल्की हल्की आज पे, मगर उसको कंफर्म रिपोर्ट पे पूछेंगे। हमारे पास है मोहम्मद नवाज बाजवा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत? ठीक है, क्या है ये जो बॉडी बिल्डर के लिए कौन सी खुराक है जो बहुत ज़रूरी है, आपको लगता है कि उनको खानी चाहिए? फर्स्टली थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन शो। सबसे पहली बात, जो आपकी नेचुरल डाइट है ना, उसका कुछ भी अल्टरनेट नहीं है। जो अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी के लिए चीज़ बनाई है, 3 बेसिक एनर्जी सोर्सेज हैं आपके लिए, एक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है और फैट्स है। तीनों चीज़ें आपके लिए नेसेसरी। यहाँ पे डाइट का मतलब लिया जाता है कि भूखा रहना, हालांकि डाइट का मतलब ही खाना है। आपने क्लीन खाना है, हेल्दी खाना है, अपनी डाइट से वो चीज़ें एक्सक्लूड कर देनी है जो बॉडी में फ़ैट को इंक्लूड करती हैं, और वो इंक्लूड कर देनी है जो फैट को एक्सक्लूड कर देनी है। दूसरी रही बात आप स्टीरॉइड्स की और जो बैन सब्सटेंस इनकी बात करिए, अननेचुरल चीज़, सिंथेटिक चीज़ कोई भी आपकी बॉडी के अंदर जाएगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों आपके सिस्टम को तंग ज़रूर करेगी। आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो कुछ भी ऐसा नहीं था, लोग इससे ज़्यादा हेल्दी और फिट ज़िंदगी गुजार रहे थे। अगर आप बात करती हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स की, तो वो ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी नेचुरल डाइट पूरी है तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत प्रो लेवल पे आप चले गए हैं और आपकी प्रोटीन की इनटेक की जो रिक्वायरमेंट है पर डे वो नहीं पूरी हो रही, तो फिर आप सप्लीमेंट ले सकते हैं। ये जैसे आपके मसल्स हैं, आपकी बॉडी है, तो आपकी चीज़ें जो हैं जैसे आपने बनाई हैं, एक्सरसाइज की है, मेंटेन किया है, ये नेचुरल सप्लीमेंट से है, नेचुरल सोर्स डाइट से लिया है, या फिर आपने भी थोड़ी बहुत हेल्प ली है? सच बताइएगा, आपको पूरी दुनिया के ट्रेनर देख रहे हैं। आपसे कर रहा हूँ, आज से 30 साल पहले जब आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग करता था, हमने कभी अपने बचपन में कोई प्री वर्कआउट नहीं था सुना, इंट्रा वर्कआउट नहीं था सुना, पोस्ट वर्कआउट नहीं था सुना। प्रोटीन की इतनी टाइप्स आ गई, कैसीन आ गई, हार्ड कोर आ गई, आपकी वे आ गई, वे आइसोलेट आ गई, वे कंसनट्रेट आ गई, कुछ भी नहीं था सुना। बट बॉडी बिल्डिंग तब भी होती थी, एक लग्जरी है। जैसे आप प्री वर्कआउट लेते हैं तो उसमें आपको क्या मिलती है, हाई डोज ऑफ कैफीन मिलती है। कैफीन क्या है, वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में डिस्कवर होने वाला बेस्ट इंग्रेडिएंट है, जो आपके CNS को एक्टिवेट करता है, सेंट्रल नर्व सिस्टम को। आप फोकस हो जाते हैं, जो आप एनर्जी ड्रिंक पी के भी फील करते हैं कि आप एनर्जी आ गई, बट वो एनर्जी नहीं आती। आपका CNS जो थका हुआ होता है वो उसको शार्प कर देता है, वे कर देता है। उसके नुकसानात हैं?
शदीद नुकसान आता तो है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं जी, दिया जी। कि आपने जो अपनी बॉडी बनाई है इसमें स्टीरॉइड्स, इसमें बूस्टर्स, इसमें कोई ऐसी मेडिकेशंस, इसमें कोई ऐसी दवाइयाँ और साथ इसमें कोई ऐसे सप्लीमेंट एक और चीज़ है, स्टीरॉइड एक इसमें और ऐसे चीज़ कोई है। प्रोटीन सप्लीमेंट यूज शेक्स, करते हैं, सब करते हैं, डॉक्टर नहीं आपको मल्टीविटामिन देता तो वो भी यही सप्लीमेंट मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। देखिए डॉक्टर भी आपको हमने multivitamin वो देता है बताना ना। है जो आप खा जी। सकते हैं और आप खाते हैं, हमने लोगों को भी फिर उसी चीज़ को रेकमेंड करना है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहते जो आप खुद नहीं कर रहे हो और हम कहें नहीं यार तू कर ले यार। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सप्लीमेंट जो है वो बैन चीज़ नहीं है। अच्छा, बैन चीज़ जो स्टीरॉइड्स हैं वो हार्मफुल हैं। तो आप जैसी बॉडी बनाने के लिए कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं हम। अगर आप चाहते हैं ले तो ले सकते हैं, नहीं चाहते तो ज़रूरत नहीं है। आपने ली थी? जी मैंने लिए। अच्छा, उसमें आपने ये जो प्रोटीन शेक्स होते हैं जी। इसका इस्तेमाल जी, किया? प्रोटीन ये कोई ख़राब तो नहीं होते अगर बॉडी के असली लिए? हो तो बिल्कुल नहीं ख़राब होते। अच्छे ब्रांड्स के लिए जी, हों? अगर उनमें स्टीरॉइड ऐड करके डाले देते हैं, कुछ टैबलेट्स ऐसी ऐड की जाती हैं अच्छा। जो कि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन करती हैं। जैसे अच्छा। वेट गेनर्स हाँ। बहुत ज़्यादा सस्ते पैम्पर्स वाली शॉप पे डब्बे पड़े होते हैं हज़ार आय रुपए हाय, के, अच्छा। जो यूएसए में 35,000 का पड़ता है कंपनी को, हाँ। और यहाँ पे वो 1,000 रुपये का मिल रहा होता है। वो इसी तरह ना आय वो हाय। टैबलेट्स वगैरह ऐड करते हैं उसमें, तो उसका काम है वाटर रिटेंशन करना बॉडी अच्छा। में। वो बच्चे खाते हैं तो वाटर रिटेंशन होती है, वेट बढ़ना शुरू हो जाता हाँ। है। उन्हें लगता है जी सप्लीमेंट बहुत काम का, 1,000 रुपये में इतना अच्छा मिल गया, तो इन द लॉन्ग रन वो आपके किडनीज को जो है वो डैमेज करता है। ओए होए होए। अच्छा देखिए, मुझे ना आज आप वो चीज़ें बता दें पहले जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से कोई भाई अब जैसी ऐसी मसल्स गेन कर सके, बॉडी बना सके, ज़रा स्टाइलिश हो सके, देखिए, ये कोई नेचुरल तरीका बता दें। मैं आपको बताता हूँ, जो एक हेल्दी डाइट प्लान है ना, लाइक आपकी एक प्याली है ना, प्लेट है, तो उसके 4 पोर्शन करें। एक पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए, अच्छा। जिसमें रोटी चावल जितनी भी अजनास हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। ठीक है। एक पोर्शन आपका प्रोटीन का होना चाहिए, जिसमें चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, बीफ हो गया। कोशिश करें वाइट प्रोटीन लें। वाइट प्रोटीन से मुराद ये है कि चिकन ब्रेस्ट वाइट कलर की होती है, फिश वाइट है, एग वाइट्स हैं, ये फैट फ्री होती हैं, कोलेस्ट्रॉल इनमें कम होता है और फैट की जो रेशियो है वो बहुत कम होती है। जो अच्छा। रेड मीट जितना है ना वो कैलोरीज में बहुत ज़्यादा होगा, अदर इंग्रेडिएंट्स होंगे, कोई आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा, अगर बहुत ज़्यादा खाएंगे यूरिक एसिड आपका बढ़ जाएगा। तो आप लीन की तरफ रहे। तो मटन, बीफ थोड़ा ऑन ऑफ ले सकते हैं आप। अच्छा। तीनों टाइम दबा के अगर आप डेली खाएंगे तो कुछ अर्से बाद आपका जो सिस्टम और डिस्टर्ब होना शुरू हो तो ये जो पहलवान होते हैं अखाड़े पे, वो तो पूरा का पूरा बकरा खा जाते वो हैं। पहलवानी भी करते हैं ना। हाँ, हम लोगों ने बर्न कर बैठ देते के हैं। ऑफिस में बैठे रहना है, गाड़ी में बैठे हैं उधर खा रहे हैं, रात बैठे हैं तो उधर खा रहे हैं। तीसरा मतलब उन्हें पोर्शन बकरा खाया तो वो अखाड़े में लड़के वो बर्न भी वो करें। बर्न करें ना। ये समझ तीसरा लें, पोर्शन ओके। आपका होना चाहिए वेजिटेबल्स का। अच्छा। चौथा पोर्शन आपका फ्रूट्स का होना चाहिए, विटामिन्स का। तो ये अच्छा। पूरा एक हेल्दी प्लान है जिसमें आपकी गुड फैट्स भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होनी चाहिए, कार्ब भी सर होनी प्लेट चाहिए। किस साइज की? सॉरी, प्लेट किस साइज की? आपके गोल के अकॉर्डिंग। अगर आपने गेन करना है तो फिर आपने अपनी जो कैलोरीज है वो सरप्लस में रखनी है। अच्छा। अपनी रिक्वायरमेंट से जितनी आपकी इनटेक है या आपकी जितनी टीडी है, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर है ना, उससे 200, 400, 500 ऊपर रखनी है, तो आपका जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाएगा। जो इंटरनेशनल फार्मूला है, थंब रूल है, वो 40, 40 और 20 का, यानी 40% आपके कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, 40% प्रोटीन होने चाहिए और 20% जो है वो आपकी फ़ैट होनी चाहिए। चाहे आपने बढ़ाना है चाहे कम करना है, 90% लोगों के लिए ये काम करता है, और जो 10% है वो वेरी करते हैं। अच्छा, हम आपसे ना नवाज साहब इस ब्रेक के बाद ये ज़रूर पूछेंगे, ये जो मसल गेन का टेक्निक लोगों को नहीं पता, ये भी नहीं पता कि मसल बिल्ड क्यों किया जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ मोटापे के लिए मसल गेन करना है, और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, हमें दुबलापे में भी मसल सेट करने, मसल बनाने, बिल्ड करना है उनको। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, अब ब्रेक के बाद ज़रा एलैबोरेट करें। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टीरॉइड्स पे, वेट लॉस पे, वेट गेन पे, मसल्स के ऊपर। मैं आपसे बात कर रही थी कि ये मसल गेन करना, मसल को बिल्ड करना, ये कितना ज़रूरी है लड़की और लड़के के लिए? लड़कियों के लिए लड़कों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि उनके अंदर मसल बिल्ड हो नहीं सकता उस तरह। हमारी ख़वातीन में ये बहुत परसेप्शन पाई जाती है कि हम जिम नहीं जाएंगी, वेट ट्रेनिंग करेंगे, हम लड़कों की तरह ब्रॉड हो जाएंगे। हाँ। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो मेन हार्मोन है ना, वो टेस्टोस्टेरोन होता है, जो डिक्टेट करता है आपकी मसल बिल्डिंग को। आप ब्रॉड होते हैं, मसल्स बनाते हैं। फीमेल्स में उसकी रेशियो होती है बट बहुत कम होती है, बैलेंस अल्लाह मियां ने रखा है।
फीमेल का जो मेन हार्मोन है जो उनके फेमिनिज्म को डिक्टेट करता है वो एस्ट्रोजन होता है, अच्छा। जो मेल में बहुत कम होता है। अच्छा, ठीक है, तो कुछ औरतें भी मैंने देखी उनके जिसमें ऐसे अमेरिका में नहीं देखा। जी जी, वो बॉडी बिल्डर होंगी, प्रोफेशनल होंगी, जो आर्टिफिशियल फॉर्म में एक्सटर्नली इंजेक्ट करेंगे टेस्ट। अच्छा, इंजेक्ट करके होती जी, हैं। ओके। नॉर्मल फीमेल आप भी जिम जाती होंगी, देखी होंगी कभी कोई लड़की ब्रॉड देखी हो ही नहीं सकती, अल्लाह मियां ने रखा ही नहीं उसमें वो काम। हाँ, चाहे जितनी जिम जो लगा मर्जी लें। आप कर लें, आप ब्रॉड नहीं। हाँ, आप मसल बिल्ड करेंगी, स्ट्रांग होंगी, लॉन्जिटिविटी के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें आखिरी उम्र के आप 40 साल के बाद आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी बॉडी एनुअली 1% मसल लॉस शुरू कर देती है। अच्छा। जिसको हम सैक्रोपिनिया बोलते हैं। ठीक है। उसको बचाने का दुनिया में वाह तरीका रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है। हाँ। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मुराद आपकी वेट ट्रेनिंग है। वेट डजेंट मीन कि आपने बहुत हैवी वेट्स उठाने हैं। अगर आपकी कैपेसिटी 5 किलो की है वो आपके लिए इनफ है। मैं 2 किलो उठा सकता हूँ, मेरे लिए वो सफिशिएंट है। अच्छा। ठीक है। अब 40 साल के बाद एक बंदा आपको उठाता है, ऐसे सारे दे दे के उठते हैं आप बुजुर्गों को देख, और एक बंदा सीधा खड़ा हो जाता है, तो कौन सा बेहतर है? सीधा। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जाएं, क्वांटिटी ऑफ लाइफ पे ना जाएं। मतलब हॉस्पिटल में आप जाके देखें 60-70 साल के बुजुर्ग पड़े हैं, कोई बेचारा इधर से बीमार है, किसी का कोई फ्रैक्चर है, जिंदा हैं बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है उनकी। तो ये आपका फैसला है कि आपने क्वालिटी पे जाना है या क्वांटिटी पे जाना है। अब लोग कहते हैं सांस तो उतने ही हैं जितने लिखे हैं, तो भाई अच्छे से ले लो। अच्छे से ले लो ना, अस्पतालों में पड़े हुए बीमार, दवाइयों का खर्चा जितना कमाया है वो आखिरी वक्त में अपने ऊपर ही लगा के जाते हैं अस्पतालों में और तकलीफ में। बिल्कुल, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग का फ़ायदा मसल बिल्डिंग का तो है ही है, उसके बाद जो आपकी मैकेनिकल टेंशन है वो आपकी बोन्स पे भी पड़ती है। तो जिससे क्या होता है आपके जॉइंट्स जो हैं वो स्ट्रांग होते हैं और लेटर एजेस में आप में जो फ्रैक्चर का खतरा है वो ना होने के बराबर। और एक बात बताऊं, हम जब अपना ख्याल नहीं रखते, एक्सरसाइज, वॉक और रनिंग कुछ नहीं करते ना, जब हम अपना बुढ़ापा ख़राब करते हैं, तो मैंने एक चीज़ देखा, मैं सबको बताना चाहूँगी, प्लीज़ इस उम्र में जो है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, मिड एज का है, वो प्लीज़ एक्सरसाइज करना शुरू कर देगा। अगर आप एक्सरसाइज छोड़ देंगे तो पहली बात ये कि आप अपने 10 साल आगे चले जाएंगे, और अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आप 10 साल पीछे चले जाएंगे। ये दिमाग में रखिएगा। एक तो आपके अंदर ताकत भी होगी, आपके मसल्स होंगे, आप अच्छे लगेंगे, खूबसूरत, हेल्दी, एक्टिव रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर देखें ना, इस बुढ़ापे में अगर कोई तकलीफ होती है किसी को, तो वो खुद तो तकलीफ में रहता ही रहता है, मगर सामने वाले को भी तकलीफ में डालता है। वो बच्चे जिन्होंने पढ़ाई करनी है, वो लोग जिन्होंने ऑफिस में जाना है, वो लोग जिन्होंने और कोई दुनिया में काम करने, वो सब उनकी चीज़ें रूटीन डिस्टर्ब हो जाती हैं आपको संभालने के चक्कर में। अगर आपको अपने बच्चों से इतना प्यार है तो अपनी लाइफ को एक्टिव रखें, अपने रूटीन को, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज रखें, ताकि आपका बुढ़ापा दूसरे के लिए तकलीफ देना हो। मैंने गलत तो नहीं कह दिया? बिल्कुल ठीक है। चले, शुक्र, अच्छी बात हो गई। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा, ये जो ट्रेनिंग है हम जो जाके लेते हैं, स्पेशली जिम्स वगैरह में जाते हैं, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों? हम मैथ्स पढ़ते हैं, हमारी ज़िंदगी में आगे कहीं हमारे लिए मैथमेटिक काम तो नहीं आता, मगर फिर ये जो हम जिम करते हैं ये हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी बन गया है लाइफ के लिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जिम जाके कोई भी ऐसी मूवमेंट नहीं है जो आप अपनी रूटीन लाइफ में नहीं करते, पैदा होने से लेकर मरने तक। अब जिम में क्या प्रेसेस लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, वेट को आप बॉडी से अवे करते हैं, पुश करते हैं। तो आम लाइफ में क्या आप दरवाज़ा खोल के पुश नहीं करते, किसी चीज़ को धक्का नहीं लगाते। फिर दूसरी मूवमेंट्स होती है जिसमें आप वेट को पुल करते हैं, खींच के पास लाते हैं। तो सेम दरवाज़ा भी आप खोलते हैं, किसी चीज़ को खींचते भी हैं। घर में आप बैठते नहीं हैं, वॉशरूम में नहीं बैठते, चेयर पे नहीं बैठते, बेंच पे नहीं बैठते, तो जिम में आप स्क्वाट्स करते हैं। फिर आप सीढ़ियाँ नहीं चढ़ते, तो जिम में आप लंजेस करते हैं। पीछे से आपको कोई आवाज़ दे तो आप मुड़ के देखते हैं। तो जिम में आप बहुत सारी रोटेशन मूवमेंट्स होती हैं जो आप करते हैं। वाह। फिर आप पैदा होने से लेकर मरने तक अगर आप सेहत आदमी हैं तो चलते हैं आप एक जगह से चल के दूसरी जगह, इसको लोकोमोशन बोलते हैं। तो जिम में आप वॉक करते हैं, एलिप्टिकल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर आप नीचे से कोई झुक के चीज़ नहीं उठाते कभी। अगर आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मसल्स में जान नहीं होगा, आप झुक सकते हैं? अक्सर बुजुर्गों को आप देखा होगा, या जिस बंदे को चुक पड़ जाए वो नीचे से कुछ उठा नहीं सकता। तो जिम में आप बेंडिंग मूवमेंट्स नहीं करते, बारबल रोज नहीं करते, डंबल रोज नहीं करते। तो सारी चीज़ें वो एक्सटर्नल वेट के साथ लोड ज़्यादा डाल के मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, बोन टेंडेंसी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर करते हैं। जैसे किसी मैराथन वाले ने अगर 100 मीटर भागनी है तो वो 300-500 की प्रैक्टिस करता है। तो आप नॉर्मल लाइफ बेहतर करने के लिए एक्सटर्नल अपने वेट के अलावा एक्सटर्नल लोड आप मसल्स पे डालते हो और उनकी लॉन्जिटिविटी के लिए काम करते हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया नवाज बाजवा साहब, बहुत अच्छा एलैबोरेट किया। आते रहिएगा हमारे शो पे, हमें बहुत सारी ऐसी टिप्स चाहिए लोगों के लिए, अपने लिए। ठीक है, मैं तो जो मेहमान आते हैं उनसे जो अच्छा सही मशवरा मिलता है वो मैं खुद भी हासिल करती हूँ, अमल भी करती हूँ, मैं ये भी बताऊँ, और साथ साथ मैं आप लोगों को भी बताती हूँ ताकि आप भी अपनी लाइफस्टाइल में ना ये सब चेंजेस लेकर आएँ और सेहतमंद हो जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक, वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। जिगर की गर्मी क्या होती है, जिगर के अमराज क्या होते हैं और जिगर में गर्मी क्यों हो जाती है? जिगर की गर्मी की वजह से हम ये सुनते हैं कि मुंह पे दाने आ जाते हैं, जिस्म में दाने आ जाते हैं। और जिगर की गर्मी और किस तरीके से हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स को ख़राब कर सकती है, इसकी क्या एहतियात हैं, घर में क्या इलाज कर सकते हैं, हिकमत क्या कहती है, इस पर बात करने के लिए हकीम अताउर रहमान साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान। सर आज जिगर की गर्मी के ऊपर बात करेंगे, तो सबसे पहले बताइए कि जिगर की गर्मी होती क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिगर की गर्मी बेसिकली ये एक वैसे तो लेमैन वो वर्ड है, जिगर की गर्मी। बेसिकली तो जिगर आपकी बॉडी में 500 से ज़्यादा फंक्शन प्रमोट कर रहा है और जिगर डायरेक्ट को हीट नहीं पकड़ता। इसके एंजाइम जो होते हैं उनके अंदर जब अदम तवाज़ुन आता है, मिसाल के तौर पे लीवर के जो एंजाइम है ALT, AST, अल्कालाइन फॉस्फेट, बिलिरुबिन, ये वो अल्कलाइन वो हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर गर्माइश की हीट की पता लगता है। तो जिगर में गर्मी बेसिकली LFTs का अदम तवाज़ुन की वजह से कॉमन ये कहा जाता है, लेकिन वो जिगर की गर्मी कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है, बल्कि ये आपकी बॉडी जिगर के अंदर जब कोई फॉल्ट आता है उसके एंजाइम की वैल्यू जब बढ़ती है ना, तो उसमें अलामतें आती हैं जिसमें आपके हाथ पाँव से सेंक निकलना, बुखार रहना, लो ग्रेड फीवर, आँखें दुखना, जलना। तो उसको फिर इस उम्र में अक्सर अतिबा और अक्सर पेशेंट जो है ना समझते हैं कि जिगर की गर्मी होगी मुझे। अच्छा, और ये किस तरीके से हमारे बाकी ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है अगर इसका इलाज ना किया जाए, इसको प्रोलॉन्ग ऐसे ही छोड़ दिया जाए? देखें, जिगर हमारी बॉडी में एक बहुत मेन ऑर्गन है। हमारे जितने कोहना अतिबा थे ना, वो पहले मैदे जिगर की बात करते थे कि मैदा जिगर जिस शख्स का बेहतर होगा वो उसकी पूरी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी। जिगर इस टाइम जदीद मेडिकल साइंस कहती है कि आपकी बॉडी के जितने हार्मोन्स को बैलेंस करता है वो लीवर करता है। यानी मेल्स के अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन्स के इश्यूज़ हैं या फीमेल्स में एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन के इश्यूज़ हैं, तो वो भी जिगर की खराबी से हैं। पूरी बॉडी के अंदर खून का गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ना, इवन लिपिड्स लेवल का पूरा बैलेंस वो जिगर ने संभाला हुआ है। जिगर बेसिकली एक फैक्ट्री है जिसके अंदर सारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है। तीसरे नंबर पे आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है। मिसाल के तौर पे जितनी एलर्जीज से इश्यूज, जितने भी टॉक्सन हैं, चाहे वो आर्टिकेरिया है, चाहे वो फोराफिनसी हैं, ये भी जिगर की खराबी से होते हैं। जिगर एक ऐसी बेस बुनियाद है कि जिस शख्स का जिगर ठीक है, वो जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि घुटने में दर्द जिगर हो रहा है, इधर हो रहा है, उधर हो रहा है। यानी जिगर की अंदर अगर नुक्स आ गया ना तो पूरी बॉडी आपकी जो है ना वो मुतासिर है। क्या बात है। तो इसलिए जिगर की अपनी बड़ी फिक्र करनी चाहिए हर शख्स को। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिगर को साफ़ करने के लिए, जिगर को ठंडा रखने के लिए हमें क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए और अपने लिए जो है इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनी डाइट में से हटा देना चाहिए? देखिए, चाय वगैरह भी तकलीफ देती है? जी बिल्कुल, इसमें चाय का भी नुकसान है किसी हद तक। अगर जो लोग एक्सेस यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ अगर एतदाल से हट के इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट होंगे। जिगर की आपने बात की कि जिगर के अंदर बहुत से अमराज हैं। सबसे जो कॉमन अमराज पूरे पाकिस्तान में इस टाइम है वो है फैटी लिवर, जिगर के ऊपर चर्बी का आना, उसके बाद सोजिश जिगर, स्वेलिंग हो जाना जिगर का। तीसरे नंबर पे उसके अंदर वायरल डिजीज़ है, जैसे जॉइंटस है, हेपेटाइटिस है। ये सारी जो बीमारियां हैं उसका गहरा ताल्लुक लीवर के साथ है। तो इसमें जो आपके अंदर बीमारी डायग्नोस डॉक्टर करता है उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उसको क्या दवाई दी जाए। तो बहैसियत मजमूई जिगर की इस्लाह के लिए आपको चिकनाई कम करनी पड़ेगी। बहैसियत मजमूई जिगर की इस्लाह के लिए आपको मीठा कम करना पड़ेगा, चूँकि आपके जो शुगर का मामला है वो भी बाद का मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होता है, तो वो जिगर की खराबी से होता है। अच्छा, हाँ जी। तो मिठाइयाँ इतनी नहीं खा सकते फिर मीठे में भी? देखें, मीठे में कुदरती मिठास जो अल्लाह पाक ने जैसे फलों में रखी है, जैसे अनाज में रखी है, जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह में हमारी कुदरती, ये वाले ले सकते हैं। ये चीज़ें आप शुगर का पेशेंट भी खा सकते हैं। और सुना है कुछ ऐसे ठंडे फल, ठंडी सब्जियों का भी कहते हैं इस्तेमाल करो, इसमें क्या सच्चाई है? जी बिल्कुल, फलों में देखें, फलों के अंदर बेहतरीन जो अल्लाह पाक ने जिगर के लिए चीज़ें रखी ना, उसके अंदर हमारे पास ये सेब है, ये बेहतरीन चीज़ है, खाने को बनाता है। गाजर जो है सब्जियों में है, मूली, जिनको जिगर का मर्ज है, जिगर के समझते हैं कि जिगर के मराज में मुतला है, मूली पत्तों समेत उनका खाना बना के खाएं। अच्छा, आपके बीच में मैं बात टोक रही हूँ कि हमारे बचपन से एक ये जो है ना जिगर के लिए खिलाती थी अम्मी हमें। आपने क्या करना, मूली को जल्दी से काट और खा के देखिएगा, साग भूल जाएंगे आप, सरसों का साग भूल जाएंगे, पालक भूल जाएंगे, जायकेदार और क्या तबाही कुन। हर खाने के साथ थोड़ी सी आप सब्जी रोटी पे रख के खाएं, बासी रोटी पे रख के खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, तबाही है।
आपने क्या करना है, सिर्फ लहसुन को सौता करना है, थोड़ी सी हरी प्याज ले लें, हरी प्याज को भी नहीं है तो लाल प्याज ले लें, लाल प्याज में तो आपको पता है ज़्यादा हिफाजत होती है, वो आप थोड़ा सा सौता कर लें थोड़ी सी प्याज डाल के, ठीक है। उसके बाद कोई अदरक शदरक नहीं डालनी, आपने पालक के पत्तों को बारीक 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 काट के तो उसको उबाल लेना है, जब वो उबल जाएगा तो उसको छान के आपने निकाल लेना है। और मूली भी अगर चाहें तो उबालने में थोड़ी सी मूली भी उसमें जायके में डाल दें, वो भी उबल जाएगी साथ थोड़ी सी, और इन सबको निकाल दीजिएगा। फिर क्या कीजिएगा, जिसमें आपने लहसुन सौता किया उसमें थोड़ा सा दाढ़ा मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आपको चाहिए तो, हमारे घर में तो इस्तेमाल हम नहीं करते, और थोड़ी सी जो हरी मिर्च इसको कूट के उसके अंदर डाल दीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर इसके ऊपर डाल दें, थोड़ा सा ज़ीरा गुजरवा, तब ये दोनों चीज़ें तवे पे पहले भून लीजिएगा, फिर इसके ऊपर डालिएगा थोड़ा सा साबुत साबुत करके हाथ में ऐसे लेके, और उसके बाद वो जो उबाली हुई सब्ज़ी उसके अंदर डालें, और डालने के बाद थोड़ी देर के लिए दम कर दें। ऑलिव ऑयल या देसी घी में बस 1 खाने का चम्मच थोड़ा सा डाल दीजिएगा, और जो 2-3 मूली के पत्ते होते हैं वो, और 3-4 मूली के पत्ते बल्कि, और 3-4 जो मूलियाँ उसमें से कोई बस 1 मूली का जो पूरा पीस होता है वो आपने बारीक बारीक काटना है। इस हिसाब की रेसिपी बताइए, और 1 छोटा प्याज, ठीक है, दैट्स इनफ। और उसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दें, वो खुद ही अपने ना उसमें मसाले में, दम में, खुशबू में भुन जाएगी, और उसके बाद आप इसको खाइए, ये वाकई जिगर साफ करता है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। लड़कियों की शक्लें साफ शफाफ, दाने साफ, कुछ लड़कियों की पीठ पे दाने निकल आते हैं, बड़ी गंदी लगती हैं पीठ वो, और लड़कों की भी, तो उनके लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। हकीम साहब बताएं, मैंने सही बताइए ना? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। असल में ये सारी चीज़ें पहले हमारी जो माएँ थी वो अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाती थी। हमारे घर मूली के पत्ते आ जाए तो हम तो फेंकते हैं कचरे की नज़र, हाँ, और हम तो पागलों की तरह चीखते हैं, हम कहते हैं मूली के पत्ते पकाने आ गए, जमा कर लिए। देखें, सब्जी वाले के पास आप जाते हैं ना तो मूली जो है ना वो पत्ते तोड़ के फेंक देता है, हाँ, और मूली में वास्तव में उससे पूछते हैं जी ये पत्ते कौन लेके जाते हैं? जी हकीम साहबान लेके जाते हैं। जी सर, मैं लेके जाती हूँ, सर मैं लेके जाती हूँ, और पैसे दे के लेके जाती हूँ। एब्सोल्युटली ऐसी कहते हैं हम फेंक देते, आप ले जाती है। ऐसी है। तो अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यहाँ लोग, चुकंदर भी बताएं। चुकंदर बेहतरीन चीज़ है, खून भी साले बनाता है, और जिगर के लिए भी बड़ी आला चीज़ है, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जूस निकाल के भी पी सकते हैं ये आप देखें, डायरेक्ट चुकंदर बाद लोगों को सूट नहीं करता जूस। अच्छा, आप इसको ये कि गाजर के जूस में 1 आध चुकंदर, हाँ, और 1 आध जो माल्टा है, अच्छा, उसको आप मिक्स करके ना तकरीबन आजकल तो मैं समझता हूँ 1-1.5 माह तमाम बच्चों को पिलाएं। ठीक है। ये आप, ये रेफ्रिजरेंट भी है, साले खून भी बनाता है, हाँ, और पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है। सर इसमें अदरक डाल सकते हैं क्या? डेफिनेटली अदरक भी डाल सकते हैं, और कुछ लोग पुदीना भी इसमें डालते हैं, पुदीना के पत्ते। हाय, फ्लेवर अच्छा हो जी, पुदीना के पत्ते डाल लेंगे ना तो उसमें बेहतरीन जायका भी आएगा, और हाजमेदार हो जाएगा। सर ये पुदीने का कावा भी ठंडा होता है जिगर के लिए क्या? जिगर के लिए पुदीना बेसिकली गर्म तर होता है, ठंडा नहीं होता, लेकिन तासीरन कासरे रिया होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज हैं, और दूसरा ये कासरे रिया से मुराद ये कि गैसेस बॉडी में नहीं बनने देता और उसका खराज करता है, और पुदीना जो है ना बेसिकली इंडाइजेशन के जितने इश्यूज होते हैं उसको रेक्टिफाई करता है। अच्छा, और ये जो दालचीनी होती है, सिनेमन जो गोल सिनेमम वाली, बेसिकली ये सब कुछ काम करती है? हाँ, सिनेमम बेसिकली आपको पता है कि दालचीनी 2 किस्म की हमारा अक्सर जिक्र होता है। एक छाल वाली दालचीनी जो पाकिस्तान में बिकती है, उसकी इतनी एफिकेसी नहीं है, वो खाने की हद तक तो आप डाल सकते हैं खुशबू के लिए, लेकिन एक रिंग वाली दालचीनी होती है जो श्रीलंकन होती है, उसकी एफिकेसी बॉडी के हिसाब से बेहतरीन एफिकेसी है, और वो मोर देन 70% कंपैरेटिवली छाल वाली जो दालचीनी है सिनेमम, उसकी निस्बत अद्वियाती तौर पे ज़्यादा काम करती है। और दालचीनी के हवाले से आपको बता दूं कि आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करती है, आपके ओबेसिटी को भी ठीक करती है, और आपकी बॉडी में जितने रद्दी मादे जो बॉडी में डिपॉजिट होते हैं क्लॉट की शक्ल में, उसका भी इखराज करती है। वाह 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 वाह। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आपने कहना है कि छोड़ दें? कैफीन आपने कहा, फ्राइड आइटम्स आपने कहा। फ्राइड आइटम ने देखें आजकल ना फ्रोजन फूड का बहुत ज़्यादा बच्चे खाते हैं, पुराना, और फिर इवन के घरों के अंदर वालिदैन कबाब भी नहीं बनाते, बाहर से हर चीज फ्रोजन आ रही है। हाँ। वो क्या है जी, पूरा प्रोसीजर 1-1 माह पुराना फ्रिज में फ्रीज हुआ है, उसके बड़े माँ बाद असरात हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि आप ये जितने कबाब हैं, ये घर की जितनी चीजें, कोफ्ते हैं, आप देखें सब चीजें बाहर से आ रही हैं। गोश्त भी अगर आपका पुराना पड़ा होगा तो वो भी आपके लीवर को लिए खतरनाक साबित होगा। इसी तरह आप मैं ये कहता हूँ कि जितने जिगर के मरीज हैं उनको चाहिए कि पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें। पुदीने की चटनी, चूंकि लीवर के बाद ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें इंडाइजेशन के इश्यूज होते हैं, ब्लॉटिंग होती है, लीवर के कुछ ज़्यादातर पेशेंट ऐसे हैं जिनके अंदर सफरा बहुत बढ़ जाता है, जिससे पित्ते में पथरी बनने का खदशा होता है। तो पुदीने की चटनी जो है वो ना पित्ते की पथरी बनने देगी, ना बॉडी के अंदर एक्सेस सफरा पैदा होने देगी, और दूसरा जितनी भी गदा अगर आपने फ़र्ज़ करें कहीं शादी ब्याह में या दावत में एक्सेस खाना भी खा लिया है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो हाजमे की रेशियो है वो बढ़ा देगी। आज मैंने फराल को दिया देसी घी का पराठा कबाब रख के उसमें शामी तो हरी चटनी ऐसे सुट के ना, तो मैंने रोल बना के तो उस पर टूथपिक से उसको जोड़ के मैंने कहा ले जा बेटा। और मुझे इतना मुंह में पानी आ रहा है अभी आपकी इस
पुदीने की चटनी की वजह से मैं कह रही हूँ आधा मैं ही ले असल आती में देखिए ना, आप फिर वही बात आ जाती है कि हम अपनी आलकस को हमें दूर करना होगा। हमारे घरों में हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, उनको चाहिए अब ये जो बाजार की सिंथेटिक केचप, चटनी है, केचप, केचप केचप, है, वो आसानी ना देखेंगे बच्चा यूं डाल दो, उससे गला खराब सर होता है। बताएं केचप से शुगर भी होती है छोटे छोटे देखिए बच्चों में। केचप से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, केचप से टॉन्सिल्स के इश्यूज होते हैं, थायराइड डिस्टर्ब होता है केचप की वजह से। मैं ये नहीं कहता, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर बात है कमर्शियलिज्म के अंदर जब आप आएंगे, सिंथेटिक चीज़ों में आएंगे तो उसके माँ बाप असरात हैं। सही, किसी और कंपनी को तनकीद करना मकसद नहीं है। बाजार निकल गए, कभी दिल कर रहा है चलो एक आध मर्तबा इस तरह हरकत कर ली, बट बच्चों को रेगुलर बेसिस पे सुबह घरों जो के है टिफिन बॉक्स में खाना रखा हुआ है जिसमें केचप देना है। व्हाट इज दिस? एब्सोल्युटली। देखिए आगे अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के अंदर आप देखें हमारी केचप कितनी बढ़ जाती है। मैं कहता हूँ कि आप पुदीने की चटनी घर बनाएं, आप आम की चटनी घर बनाएं, लहसुन की चटनी आप बनाएं, जनाब लहसुन की चटनी घर हाय बनाएं, हाय। आप जो है आलू बुखारे की चटनी घर बनाएं। अदरक की भी देखिए चटनी हाथ बनाइए, से वो भी बना बड़े के मजे की उसका बनती इस्तेमाल है। करने का हाय लुत्फ हाय। भी अपना है और उसका जायका भी अपना है और हाइजेनिक है। सर अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना कूट के ना थोड़ा सा उसके ऊपर सिरका और हाँ। नींबू छिड़क के अदरक की चटनी बनती है। जी जी, उसकी भी उसमें बड़ी थोड़ा सा जबरदस्त, आंवला भी बंदा कूट ले, ओए Absolutely, होए मैं absolutely। आपको बता नहीं सकती कितनी जायके उसकी वाली। बहुत अच्छी रेसिपी है। बस ये है कि हमारे यहाँ लोग थोड़ी सी इस चीज़ की तरफ तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क से ये बीमारियां भी खत्म होंगी। सर आए कुछ नुस्खे भी जी, बताएं। आज आपने बड़ी मजे मजे की चीजें हमें बताई हैं और आम लफ्जों में। मुझे पता है आम जो ये हमारी ऑडियंस है ना, ये आम बात समझती जी जी है, बिल्कुल, है ना? ऐसी आसान अल्फाज अब में। बताएं क्या दवाइयाँ हैं? अच्छा, जिगर के लिए कुछ दवाइयाँ हमने तरतीब बनाई है। सबसे पहले जो लोग जिगर के पेशेंट हैं, मिसाल के तौर पे जिनके कोई अगर हेपेटाइटिस बी सी का इशू है या जॉइंटिस का इशू है, तो हमारे कराबादीनी 3 अर्क हैं। एक है अर्के सौंफ, अच्छा दूसरा है अर्के कासनी ठीक है, और तीसरा है अर्के मको। ठीक। ये तीनों अर्क हमारे पास मौजूद हैं। इन तीनों अर्कों को आप किसी बड़े बर्तन में डाल लें और उस बर्तन में डाल के दोबारा इन बॉटल्स में डाल लें। सर एक सेकंड, जी, ब्रेक प्लीज। के बाद इसको डिटेल में समझते हैं। जो बर्तन आपको चाहिए वो भी मैं मंगा लेती हूँ क्योंकि आपने करके दिखाना है, चलें, हमें मैं ऐसे समझ आपको कोई नहीं चलें गिलास आप लें, मैं आपको गिलास बोतल दोनों मैं आपको जी। देती हूँ। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको यहाँ पर बताएंगे जिगर की गर्मी दूर करने के लिए किस तरीके से आप अपने घर में दवाई बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक। अच्छा, वेलकम बैक। हमारे साथ हकीम अता रहमान साहब हैं, हमें बता रहे हैं जिगर की बीमारी के इलाज। ये जो हेपेटाइटिस हो जाता है, पीला यरकान, काला यरकान, इसमें भी काफ़ी मसले हो जाते हैं बॉडी में, इसकी पहचान भी कुछ समझ नहीं आती, इसका भी इलाज कोई डिफरेंट है क्या? बेसिकली जी जी, देखें 2 किस्म का यरकान होता है। एक होता है यरकान असफर, जिसको हम कहते हैं पीला यरकान, कराची में इसको पीलिया के नाम से मंसूब किया पीलिया, जाता है। जी, जॉन्डिस। हाँ जी, इसी तरह जॉइंटिस जिसको हम कहते हैं। दूसरा है यरकान असवद, असवद अरबी में स्याह रंग को कहते हैं। तो काला यरकान जो हमारा मशहूर है, जिसको हम हेपेटाइटिस, जिसमें बी सी है, यानी जॉइंटिस के अंदर हेपेटाइटिस ई और ई आता है, इससे मंसूब करते हैं। अच्छा। इसको कैटेगराइज। और दूसरा हेपेटाइटिस बी सी और उसके आगे और भी कैटेगरीज आ गई हैं जो वायरल है। बेसिकली जो यरकान असफर है ना, वो तो जैसे आंखें पीली हो जाना, मुंह का जायका कड़वा हो जाना, स्टूल का रंग वाइट हो जाना और आपको नौजिया होना, ये सारी सिम्टम है यरकान असफर की। अच्छा। और यरकान असफर जो है ना, ये वायरस है जो जिगर के अंदर मौजूद होता है। इसकी फिर आके प्रॉपर डॉक्टर उसकी एक टेस्ट करवाता है। अगर आपके LFT डिस्टर्ब हैं, अगर आपका हेपेटाइटिस जो है बी सी कोई पहले उसमें स्क्रीनिंग कराएंगे, स्क्रीनिंग में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर एलाइजा करवाएंगे। एलाइजा के बाद उसका ट्रीटमेंट जब होना है तो PCR होगा, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, फिर उसकी जीनोटाइप देखेंगे। ये एक पूरा एक प्रोसीजर है। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हम ये चीज़ें बहसियत मजमूई टेलीविज़न पे बताते हैं, ये सिर्फ बहसियत मजमूई बताई जाती है एज हिफ्ज़ान मा तक़द्दुम। समझ नहीं आया बहसियत मजमूई क्या? बहसियत मजमूई ये है कि ये तमाम चीज़ें हम कोई हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं लोगों को दे रहे। फिर इसके लिए आपको मुस्तनद डॉक्टर से रब्ता करके पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ट्रीटमेंट। तो फिर ये इस्तेमाल ना करें फिर? करें। ये मैंने बताया जिगर की सलाह के लिए बहसियत मजमूई, जैसे अच्छा। आप घर में सब्जियां खाती हैं, आप टॉनिक्स खाती हैं, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, ये वो यानी काम मैं- करेंगे, मगर इन absolutely। सिचुएशंस में इलाज इज इम्पोर्टेंट। इलाज इंपॉर्टेंट है और इलाज के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्तनद डॉक्टर से आपने रहनुमाई लेनी है। ओके। अक्सर लोग ये होता है हमारा टेलीविजन का प्रोग्राम देख के हेपेटाइटिस का इलाज शुरू कर देते हैं चीज़ों से। ये भी अगर चीज़ें खानी है तो आपने अपने मुस्तनद मौली से पूछना है, अच्छा, ताकि लोगों के अंदर जो सेल्फ मेडिकेशन के मामला चल रहे हैं, वो आदत जैसे- खत्म हो। वो आदत खत्म हो। आई सर बताएं क्या बता रहे हैं, किस चीज के लिए बता अच्छा, रहे हैं अभी? इसमें आज हम आपको बताएंगे 3 अर्क हैं हमारे पास मौजूद हैं, 3 अर्क। और उसको जो भी जिगर का मरीज है, चाहे वो यरकान पीले का है या काले का है, अच्छा। ये तीनों अर्क उसके लिए बेहतरीन चीज़ें। इसकी तमाम अलामात को, इसके अंदर कुछ अर्क ऐसे हैं जैसे मिसाल के तौर पे अर्क मको है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है, फैटी लिवर को ठीक करता है और आप एंटी वायरल प्रॉपर्टीज रखता है। अर्क कासनी रेफ्रिजरेंट है,
अच्छा, अर्क कासनी भी हमारे पास मौजूद है। ये आपकी आप जिगर उठा के दिखाते जी जाएं बिल्कुल साथ साथ। जी, ये हमारे पास अर्क है ये, ठीक है जी, ये मको का अर्क है, ठीक है। ठीक है। इसको हम मिसाल के तौर पे, मकू क्या होता है? मको ये वो कहते हैं ना मुक मुकाओ पीलक करो। का आपने सुना होगा, पीलक का साग, मको का साग, पीलक 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 एक वो नहीं, मैं पहली मरतबा सुना। ये मको हमारे पुराने खाते जितने- हैं लोग, पका जी के? जी, इसका ओह, साग अच्छा, खाते हैं मको का। मको का तो गांव हाँ, में लोगों को पता बिल्कुल। होगा ना। जी, ये देखें जी, ये आपने बिल्कुल लेना है, चौथाई कप के बराबर ले लें, ओके। इतना ले लें, मको 1/4 का ऑफ कप ये ले लें। मको का अर्क है ये? अर्के मको है ये, अच्छा, अर्क है मको। ठीक है। इसी तरह अर्के कासनी है, अर्के कासनी ये बड़ा रेफ्रिजरेंट है, जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। जिन लोगों के हाथ पांव जलते हैं, सेक निकलते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस को बेहतरीन ठीक करता है। कासनी। और जी, कासनी के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसी तासीर रखी है कि कुछ ऐसे बुखार होते हैं जिसका ताल्लुक हाइपोथैलेमस से होता है, हमारे ब्रेन्स के पीएच डिस्टर्ब होती है, उसको भी ये बिल्कुल ठीक करता है। तो ये जो है ना अर्के कासनी, ये बेहतरीन चीज़ है। सर कासनी क्या होता है? कासनी ये हमारे पास मौजूद है, ये देखें जी, ये कासनी के बीज है, अच्छा, ठीक है। और ये कासनी की जड़ मौजूद है, ये देखें, ये लकड़ी है पूरी, अच्छा, ठीक है ये इसकी जड़ है जी, और ये इसके बीज है, ये इसका अर्क निकला हुआ है। हाँ, ये इसका अर्क निकला हुआ है। अच्छा, ये देखें जी, ये भी हमने 1/4 ऑफ कप डाल लेना है, अंदाजे से हम डाल रहे हैं। और तीसरी चीज हमारे पास है अर्के सौंफ, अर्के बादियान। इसके बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि ये मैदे की गैसेस के लिए, ब्लोटिंग के लिए, और आपकी बॉडी के अंदर जो आपका जीआईटी सिस्टम है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर जो स्टूल का निज़ाम है मुनज़्ज़म होता है, उसके लिए सर सौंफ डाइजेस्टिव भी बहुत अच्छा है। वही बता रहा हूँ कि डाइजेशन इसमें आपकी बच्चे हैं, बड़े हैं, सब के लिए ये यकसा सर मुफीद मुंह है। की बदबू भी खत्म करता है। Absolutely, अच्छा, absolutely. और ये मैं बताऊं, लोग समझते हैं इलायची से मुंह की बदबू खत्म होती है, नेवर। ये सिर्फ मुंह की जो है ना, जो किसी से आप बात करें तो खुशबू चेंज होती है। सौंफ जो है, अर्क और सौंफ सौंफ का इसमें जो बहुत अर्क फायदा है, देता है। ये पेट से आपके मुंह की बदबू को ऐसी, खत्म ऐसी, कर ऐसी। देता है, मार देता है। ये जी 1/4 ये भी हम डाल सर रहे इस पे भी एक दिन शो करेंगे, मुंह की बदबू के आपने कुछ जी, हमें जी, नुस्खे इंशाल्लाह। बताने। ये मुझे एकदम से टॉपिक याद आया, लोगों का बड़ा टेंशन जी। होता है, कोई ये सामने देखें से जी, बात करता है ये मुंह से तीनों अर्क हमने मिला लिए हैं, और एक गिलास का ये 1/4 हिस्सा है, और ये सुबह में पीना है और शाम में पीना है। तो इससे इंशाल्लाह जिगर के जितने अमराज हैं ये आप पी सकती हैं। इसका सर जायका हाजमा भी ठीक? जी जी, बेहतरीन चीज़ है, इससे आपका हाजमा भी ठीक होगा। और ज़रूरी नहीं कि जिगर के मरीज, आम शख्स भी हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, जिगर की इस्लाह के लिए और मैदे की इस्लाह के लिए ये इस्तेमाल कर सकते बहुत हैं। मजे का है। हाँ, ये बहुत अच्छा रहता है माशाल्लाह। इसका। जी, दूसरी चीज़ आज हम बताएंगे, जिगर के अंदर कोई भी ऐसी आपकी वैल्यू, मिसाल के तौर पे जॉइंटस आपको होता है जी, जज़ाकल्लाह। जिगर के अंदर जॉइंटस होता है, तो ये हमारे पास ज़ीरा सफ़ेद है जी। ज़ीरा सफ़ेद आपने 1 टीस्पून, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है, और सुबह निहार मुंह आपने वो पानी पीना है। सर तिब में जीरे का बड़ा मैंने इस्तेमाल देखा है, जीरे की क्या इफादियत है? थोड़ा जीरा बेसिकली जिगर के ऊपर जितनी कार्बन है, जिगर के ऊपर जितना टॉक्सिन है, जिगर के ऊपर जितनी फैट है, उनको ये खत्म करता है। सर कराची में तो हर खाने में जीरा डलता है, क्या फायदेमंद होता है? आप इमेजिन करें, ये कोलेस्ट्रॉल में फायदा देता है जीरा अरे सफेद, ये यूरिक एसिड में फायदा देता है, और ये फैटी लिवर को ठीक करता है। ओनली 1 इंग्रेडिएंट, सिंगल रेमेडी, और किचन रेसिपी है सबसे बेस्ट। असल में बात फिर वही है कि जब तक 2000 फीस नहीं देंगे ना, और डॉक्टर इसको पीस के आंख बंद करके देगा, फिर असर करेगी दवाई। अच्छा सर, ये जो हम किचन में अपने सारे खाने पकानों में इस्तेमाल करते हैं, हम अगर जैसे सब्जी वगैरह में भी सुट कर डाल रहे हैं, तो ये उसकी भी हमें दाल में भी तड़का लगा, हमें उसकी इफादियत तो मिल जाएगी? इफादियत तो मिलेगी, लेकिन जब आप इसका पानी पियेंगे ना सुबह निहार मुंह, तो वो एज अ मेडिकेटेड बॉडी में असर करेगा। ओ जीरे वाला। हाँ, जीरे का जो पानी है, तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। ये मैं बताना चाहता हूँ अमूमन नास को कि जीरा सफ़ेद अपनी ज़िंदगी में इसका मामूल बना लें। सर्दियों के अंदर बेशक मिकदार इसको अल्टरनेटिव डेज में ले लें, गर्मियों में इसको डेली लें, तो सारी गर्मी आपको जिगर के सर मरासम इससे महफूज वजन भी रहेगी। कम होता है जीरे वाले जी, पानी जीरा से? जो है ना, इससे वजन भी कम होता है, गैसेस नहीं बनती, ब्लोटिंग ठीक होती है, और बाद औक़ात कुछ लोगों की ना गिल्टियाँ बॉडी में बन जाती हैं। अच्छा। तो ये गिल्टियों को मेल्ट करने में भी बड़ा मुआविन साबित होता सर ये गिल्टी तो नहीं मुझे को है। नहीं मिस नहीं, ये हुआ है। वो बोन्स की है, ये विटामिन डी की कमी से होती है। विटामिन डी की डेफिशिएंसीज होती है, नई नई निकली वो है सॉफ्ट मुझे। होती हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर सॉफ्ट टिश्यूज से बनती हैं। ठीक अच्छा, है, ये ठीक हो जाएगी ये खुद ही? ये आप किसी भी अपना विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीशियम कोई ऐसी चीज लें जिससे ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। ये देखें। और इसके ऊपर जैतून का तेल आप हल्के यहाँ से मलें। अच्छा है पेनलेस जी, जी। मगर फजूल नहीं, की ये गुठली है। पेनलेस है, लेकिन बोन डेंसिटी है, बेसिकली ये कुरकुरी हड्डी होती है, इस पे आप जैतून का तेल मलें, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह आमीन। अच्छा, आज एक नुस्खा आपको बता दें कि 5 चीज़ें हैं हमारे पास मौजूद, जिसको आपने पिसवा के सुबह शाम, बड़े लोग आधा चम्मच लेंगे, छोटे लोग 1/4, यानी 10 साल से छोटे 1/4 ऑफ टीस्पून बीडी डोज में लेंगे। ये किस चीज़ के लिए? अब ये आप जिगर के लिए। जिगर के लिए। ये हेपेटाइटिस बी, सी,
आपका जॉइंटस, आपके जिगर, फैटी लिवर में ये बेहतरीन और बेज़रर नुस्खा है। अच्छा जी, ये मैं अब आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने लेना है कासनी, तुख्म कासनी। ये देखें जी, ये मौजूद है तुख्म कासनी, ठीक है जी। दूसरी चीज है हमारे पास अफसन 3, ये भी लकड़ी है, ये देखें, ठीक है जी, अफसन 3। तीसरी चीज हमारे पास मौजूद है चरायता नेपाली, ठीक है। ये इसके बारे में बता दूं कि पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी जल्दी अमराज हैं, खून के अंदर फसाद है, खून के अंदर टॉक्सिफिकेशन के अमल है, उसको ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की सबसे आला चीज़ है चरायता नेपाली। वाह। चौथी चीज़ हमारे पास मौजूद है जड़ कासनी। कासनी का जो पौधा है ना, इसकी ये जड़ है, ये भी हमारे जिगर के मराज में इसको देते हैं। इसके हमारे मशहूर एक कराबादीनी शरबत है, शरबत बजूरी, हाँ उसका ये मेन इंग्रेडिएंट्स है, वो भी अच्छा हाँ, शरबत तो है, ये हाँ, इसमें हम अच्छा डालते हैं। अच्छा। और आखिर में जीरा सफ़ेद, ये पांचों चीज़ों को आपने हम वज़न लेके और एक एक पाव ले लें, एक एक छटांक ले लें, इसको आपने पीस लेना है, घर में ग्राइंड कर लें या किसी पंसार से पिसवा लें। आधी चम्मच सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें तो आप इमेजिन करें जिन लोगों के अंदर लो ग्रेड फीवर रहता है, खारिश, फोरा फिंसी के मसाइल हैं, जो दुनिया की कोई दवाई असर नहीं कर रही, क्योंकि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, आप मर्ज के असबाब को खत्म कर रहे हैं। ये वो दवाइयां हैं जो मर्ज के सबब को दूर करती सर हैं। ये एंटी एलर्जीज भी हैं, एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज हैं, एंटीबायोटिक, बल्कि एंटीबायोटिक जो अफसन 3 है ना, अफसन 3 के ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज है। ये देखें ना, ये वो अल्लाह पाक ने नेमत बनाई है, जड़ी बूटियां हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पांचों चीजों को आप, बच्चे अगर हैं तो उनको 1/4 टीस्पून 2 टाइम्स दे दें, और अगर बड़े हैं तो 1/2 टीस्पून 2 टाइम्स दे दें, तो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैदे की जो तकलीफ होती है उसमें कुछ लोगों को कब्ज़ की भी शिकायत रहती है, जी, कुछ जी। औरतें बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहती हैं, ख़ासतौर पे जैसे 50-60 की एज में देखा जी, होगा जी। कुछ अम्माएँ वो बार बार पूछती रहती हैं, बेटा कोई नुस्खा, मुझसे तो बहुत लोग पूछती हैं मैं आपको कि उसका भी बेटा हाल कोई बताता प्लीज़ हूँ। हकीम साहब से पूछते हैं, मेरे देखें। जिगर ख़राब है, जिगर में कोई मसले हैं, उसकी वजह से मुझे कॉन्स्टिपेशन रहती है, ऐसा होता है? एब्सोल्युटली। अक्सर लोग, जो ओबेसिटी आती है, लीवर फैटी होता है, आपका इंडाइजेशन स्लो होता है, हाँ। और आपके इंटेस्टाइन के अंदर कुछ सुद्दे ऑब्स्ट्रक्शन रुकना शुरू होते हैं, और बाद वक्त क्या होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से आप बैठते हैं, ज़्यादा खाया पिया बैठ गए, उस सूरत में भी कॉन्स्टिपेशन होती है। अच्छा। अच्छा, उसका भी मैं आपको एक हल बताने लगा हूँ कि जिगर के मर्ज में एक मर्ज वो भी है कि जिसमें खून साले नहीं बनता, तो हमारे पास 3 तिब के अंदर बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं जो साले खून बनाता है। सर आपने ये एक मिनट एक कॉल के बाद बताना है जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? हेलो जी जी शबाना बात कर रही हूँ। जी 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 शबाना जी, बोलिएगा बहन, जी मैं ये मेरी ऊंचा बोलिएगा, जरा जल्दी बोलिएगा, क्या कह रही है? हेपेटाइटिस सी हो पूछती हूँ कि वो खाती पीती। हेपेटाइटिस सी है आपको? हाँ जी। ओह अल्लाह खैर करे। तो आप ये हकीम साहब से बात कीजिएगा। जी प्लीज। हेपेटाइटिस सी है, उनको कुछ पूछना चाह रही हैं, बताइए, पूछिए। जी मिस, बताइए क्या इशू? सर वो अब एक ना कोर्स भी करवाया पूरा मेडिसिन का। अच्छा अच्छा। अब मैं खाने पीने में तो कोई चीज तो क्या हो। जी ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपने बताया कि मैंने कोर्स भी किया है और खाने पीने में आपको इसका पूछना चाह रही हैं। अच्छा, खाने पीने में आप एक तो मेरी बहन जौ का दलिए का इस्तेमाल करें। तलबीना जो है सुन्नत भी है, अल्लाह के नबी की मरगूब गज़ाओं में से है, तलबीना, और तलबीना जिगर का इलाज भी है। और है तलबीना बेसिकली क्या है, तलबीना 3 चीज़ें हैं, जौ का दलिया, शहद और दूध। इसके अंदर कुछ अदाफी चीज़ें आप डाल सकती हैं, मिसाल के तौर पे आप इसमें बादाम डाल लें, आप इसमें किशमिश डाल लें, नट्स डाल लें, एक तो इसका इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पे पानी का इंटेक। अक्सर लोग गर्मी में जो है पानी पीते हैं लेकिन सर्दी में कम पीते हैं, जबकि सर्दी में हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बिलखसूस जो जिगर के आर्जा में मुब्तला लोग हैं उनके लिए 12 से 14 गिलास सर्दी में पानी पीना बहुत कंपलसरी है। तीसरे नंबर पे वो सब्जियां जो हमारी बॉडी में खुश्की ज़ाहिर करती हैं, तरावट बहाल करती हैं। मिसाल के तौर पर टिंडे हैं, कद्दू हैं, तोरियां हैं, घिया तोरी है, ये सब्जियों का कसरत से इस्तेमाल करें। शलगम भी, शलजम भी इसमें बेहतरीन चीज़ है जिगर के लिए। और 5वें नंबर पे ये चीज़ के गंदुम, मूली भी आपने कहा था। मूली तो डेफिनेटली वो जो हमारी बिल्कुल सैलड के अंदर मूली, लाल मूली, वाइट मूली, अच्छा मूली पत्तों समेत सालन बना के खाएं। मको का साग बताया आपको, सुहांजना का साग सर्दियों में नेमत है जिगर के मरीज के लिए। तो जिगर के मरीज में कुछ डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, कुछ उसको भी वो सुहांजना जो है जिसको मोरिंगा
जो जदीद अंदाज में कहते अच्छा, हैं, तो वो मोरिंगा, बेहतरीन चीज़ है। समझ गई। तो ये इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें और पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करें तो अल्लाह के हुक्म से आप इंशाल्लाह इस मर्ज से बची रहेंगी। बड़ा अच्छा बताया आपने सर। अच्छा, मैं आखिरी चीज़ बता रहा था कि हमारे अक्सर जिगर के अमराज की वजह से ना खून की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर साले खून नहीं बनता। अक्सर बच्चियों में देखेंगे 10 के करीब खून होता है, 10 का खून अलार्मिंग होता है। उसमें हमें कोई ना कोई चीज़ लेनी चाहिए। एनीमिक की लगता है हाँ, बच्चे। उसमें आपने फलों में तो अनार का इस्तेमाल करना है, इसी तरह जो है वो चुकंदर का इस्तेमाल करना है, गाजर का करना है, और ये कांजी वो लाल सी जो हम खाते हैं, हाँ, वो भी जिगर के लिए बेहतरीन चीज़ है, ठंडी भी होती है। ठीक है। अच्छा, सर रुक जाए, जी एक प्लीज। कॉल और है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? जी जी, मैं अब्दुल टीवी बात कर रहा टीवी हूं। का वॉल्यूम बंद करके बात कीजिएगा। अब बोलिए। चर्बी चढ़ी, मेरे चर्बी लाग। समझ नहीं आई। क्या कह रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल पे किया कीजिए, या फिर मुझे जब कॉल दें पीसीआर तो ये पहले उनको बताया करें टीवी का वॉल्यूम बंद करें। क्या कहेंगे भाई? हाँ, जो भी मुझे पीसीआर कॉल दे प्लीज फिर टीवी का वॉल्यूम बंद करवा के सुनते हैं ना, जब कॉल पिक करते हैं तो वॉल्यूम भी बंद करवाया करें सर। ये please। बताएंगे मगर एक ब्रेक के बाद, ठीक है? Absolutely। We'll see you after a break। वेलकम बैक। हकीम अता रहमान हमारे साथ मौजूद है। जिगर की गर्मी के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं, हमें दवाई बता रहे हैं जी। अभी जो आप बता रहे हैं इसमें कब्ज़ की भी शिकायत दूर जी, हो जी। सकती है, और अभी मैं 3 चीज़ों का आपको बता रहा था कि हमारी तिब के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे खून की कमी भी हो जाती है जिगर की खराबी से, तो उसके अंदर हमारे 3 मशहूर जड़ी बूटियाँ हैं जिसको हम तिरफला कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले है आंवला। ये खुश्क इंडियन आंवला है, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से देख लें शायद क्लियर हो। आंवला दूसरे नंबर पर हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आंवला के बारे में बता दूं कि ये विटामिन सी का रिच सोर्स है, वाह, और मुंह के अंदर जब छाले बनते हैं तो छालों का इसका बड़ा अमल दखल है आंवले का जी। और फंगस एलर्जी, फंगस इन्फेक्शन को भी ये आंवला ठीक करता है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे जी प्लीज जी, दूसरे नंबर पे हमारे पास मौजूद है हरीड़। ये आप खोल के देख सकती हैं, जिसको हम हरड़ का मुरब्बा भी कहते हैं। बड़ी दालचीनी से थोड़ी और बड़ी। हाँ, इसका छिलका लेना है। इसको जब आप कूटेंगे इसकी गुटक जो है ना अंदर से निकाल के फेंक देनी है, गिटक जो है, और इसका छिलका लेना है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास मौजूद है भेड़ा। ये देखें जी, इसका भी छिलका लेना है, ठीक है जी, देख लें, क्लोज कर लें, ठीक है। ये भेड़े हैं, इसका भी जो है ना आपने छिलका लेना है, इसकी गिटक फेंक देनी। ये भेड़े हैं, बलेला जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में आंवला ले लेना है, और ये ले लेना है हरीड़, और ये भेड़ा। इन तीनों चीज़ों का आपने दोनों चीज़ों के छिलके और आंवले को लेके हम वजन तकरीबन कोई आधा पाव ले लें, और इसका 1 चम्मच रास होते हुए आपने दूध से ले लें या पानी से ले लें। खून, जिनके अंदर खून की कमी है, खून साले बनेगा। जिनको कब्ज़ के इशू है, कॉन्स्टिपेशन के, अल्हम्दुलिल्लाह रात को खाएंगे, सुबह इजाबत खुल के होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके कई ऐसे भी लोग हैं जो स्टूल पास करते हैं पर सेटिस्फाई नहीं होते, तो उस सूरत में भी ये बड़े माउमिन साबित होगा। और तीसरे नंबर पे ये वो चीज़ है जो नज़र को भी बेहतर करती है। अच्छा। आप देखें ना, हलेला, वो आप ओले का मुरब्बा, हरीड़ का मुरब्बा, आंवला, ये वो चीज़ें होती थी जो हमारी नज़र को भी तेज़ करती हैं। और सबसे अहम चीज़ बालों के लिए, हमारे बालों के जो फॉलिकल्स हैं उसमें ब्लड फ्लो को तेज करती हैं तीनों चीजें। सबको हेयर फॉल हो और रहा है, बालों के 5वें लिए नंबर भी ये पे अच्छा हो जाएगा। इनकी तमाम की एक्सेस एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज है जिसको हम हाबिस तासीर कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर विटामिन के, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें एक्सेस ब्लीडिंग होती है, उसको भी ये ठीक करता है। वाह सर, तो एक ये अल्लाह कॉल पाक शामिल ने- करते हैं जी प्लीज। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, अबू बकर क्या कहेंगे? मैंने डॉक्टर साहब से ये पूछना था, तो मेरे ना मैदे में गर्मी होती है, तो उसकी वजह से हाथ खराब हो सकता है। जी बिल्कुल, जो लोग कसरत से बाजार के खाने खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, उनके स्टमक के अंदर अल्सर के इश्यूज बन जाते हैं, हीट बन जाती है, गर्मी बन जाती है, तो उन लोगों के लिए ज़ीरा सफ़ेद का पानी भी बड़ा मुफीद है। और वो लोग इसबगोल का छिलका भी रात को खा सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन इसबगोल का छिलका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ पुदीना, सौंफ और इलायची का छिलका कावा। बता दें, भिगो के पानी में या ऐसे? नहीं, इसबगोल का छिलका 1 टीस्पून रात को पानी से ले लें। अच्छा, बस। फाँकना है। हाँ जी, फाँक लें उसका। तो ये 2 चीज़ें होगी। और तीसरे नंबर पे मैंने अर्ज़ किया कि पुदीना, सौंफ और इलायची का कावा
तो इससे आपका जो मैदे के अंदर हीट है, गर्मी, वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। वाह जी ज़बरदस्त, थैंक यू। अच्छा, मैदे की गर्मी बड़े लोगों को यही बड़ा मसला है जी। मुझे एक और चीज़ बताएं, लड़कियों के जो मुंह पे दाने नुमाया हो जाते हैं, उनको भी तो यही कहा जाता है ना मैदे की गर्मी है, तो कोई बच्चियों के लिए ऐसा नुस्खा जिससे ज़रा खून साफ़ हो, रंग शफाफ थोड़ा सा क्लियर हो जाए और ये दाग धब्बे भी ना बने, तो ऐसा अच्छा, कोई नुस्खा उसके मिल अंदर सकता है? बिल्कुल ऐसी है। उसके अंदर हमारे पास ना 2-3 चीज़ें हैं टिप के अंदर, जैसे हाँ। चरायता है। अच्छा, चरायता हाँ, का रात को 1 गिलास पानी में उसकी लकड़ियां को भिगो के रख दें थोड़ी सी, ओके। और सुबह छान के वो पी लें। चरायता आपके पास था चरायता यहाँ अभी पे? हमारे पास यहाँ है? मौजूद नहीं है। नहीं, ये नेपाली चरायता मौजूद है। हाँ। इसकी लकड़ियाँ ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे जो मैंने अभी टॉनिक बताया ना जिगर का, हाँ। और कासनी वाला, ये भी चेहरे को रेफ्रिजरेंट करता है, हाँ। ग्लो करता है स्किन को, क्योंकि जब आपकी जिगर की सलाह होती है ना तो आपकी स्किन ग्लो होती है। और सर अर्क में कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों को अर्क के लगता है अंदर, पानी बच्चों के नुमा सा अंदर पी लें? अर्क शात्रा अच्छा, वो अभी यानी मौजूद नहीं है हमारे पास, चूंकि वो टॉपिक नहीं था हमारा। ठीक है। अर्के शात्रा, जिन बच्चियों के चेहरों पे दाने हैं, हाँ। वो अर्के शात्रा एक राबादीनी, हमारा शात्रा एक लकड़ी है जो एंटीसेप्टिक होती है, तो वो उसका अर्क 1/4 कप सुबह, 1/4 कप शाम पिएं। चेहरे पे जिनके पिगमेंटेशन है, फ्रैंकल्स हैं, निशान हैं, दाने हैं, वो खत्म हो जाएंगे। सर वो भी जिगर की गर्मी की वजह से हाँ जी, होता वो है ना मोस्टली ज़्यादा? नहीं, वो बेसिकली बच्चियों में जो टीन एज के बच्ची हैं उनमें तो हार्मोन्स के डिसबैलेंस से होता है। अच्छा। और जो जिगर की बात मैंने बताया ना कि बच्चियों का और बच्चों का लाइफस्टाइल ठीक नहीं है। वो अपने अंदर खुश्की वाले जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, पानी कम पीते हैं, तो ये वजह है कि उनकी बॉडी के अंदर हीट आती है, गर्मी आती है। अच्छा। फिर ये बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ो से भी आपको पता है कि मैदा डिस्टर्ब होता है। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि बैलेंस डाइट लें। अगर आपने बाहर का भी खाना है तो अगले दिन आप घर का खाएं। अगर आपने कोई बहुत गर्म चीज़ें खा ली हैं तो शाम में जूसेस पिएं। हाँ। अगर आपने बहुत गर्म खाना खा लिया तो पानी का इंटेक बढ़ा दें। सही तो है। बैलेंस करेंगे तो आपकी माशाल्लाह सेहत भी सर अच्छी फौजिया होगी। की कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी फौजिया? ये जो हकीम साहब अर्क बता रहे हैं, मैं फीड करवाती हूँ, मैं पी सकती हूँ? जी, जो मदर फीड पे हमारी माएँ हैं वो इसमें ये बिल्कुल बेज़रर चीज़ें इस्तेमाल कर सकती हैं। कोई इसमें ना बच्चा बच्चा दोनों इसमें जो है ना तहफ़्फ़ुज़ में। अच्छा जी। तो आपको क्या मसला क्या है वो भी पूछ लें अगर कोई ऐसी टेंशन है तो। मुझे हार्मोन का मसला है ना, हार्मोन का मसला है, उसकी वजह से पूछ- जी, हार्मोन्स के मसले में आप ये पी सकती हैं। इससे हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, सोजिश भी उतरेगी, और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे भी हमारी ख़वातीन हैं जिनके पीरियड्स में इरेगुलरिटी होती है, तो अर्के मको, अर्के कासनी और अर्के सौंफ पीरियड्स की जो इरेगुलरिटी है, हार्मोन्स के जो डिसबैलेंस है उसको भी ठीक करता है। थैंक यू फौजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने हमें जिगर के हिसाब से बहुत सारे ऐसे नुस्खे भी बताए, बड़ी दवाइयाँ भी बताई हमें, बड़े ये अर्क भी बताए। कुछ एंड में भी कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज़ कह दीजिए, फिर हम ब्रेक पे बस मैं अवामुन नास को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस टाइम पूरा पाकिस्तान बहुत से तफक्कुरात में और परेशानियों में मुब्तला है, लेकिन हम इन परेशानियों का, इन तफक्कुरात का मुकाबला उसी सूरत में करेंगे जब हमारे पास एक अच्छी सेहत होगी। हम अपने घर को उसी टाइम घर का सरबराह बन के घर को चला सकते हैं, रोज़गार कमा सकते हैं जब हमारे पास आला सेहत होगी। हम अपने बच्चों को तरक्की में उसी वक्त दे सकते हैं कि जब हमारे बच्चे बीमार नहीं होंगे, जब वो सेहतमंद होंगे। तो लिहाजा अपनी सेहत की फिक्र करें, और ये सेहत अल्लाह पाक ने हमें एक नेमत दी है और अल्लाह पाक की अमानत है। हम उस अमानत में खयानत करते हैं बदपेजियाँ करके, तो बदपेजी जरूर करें लेकिन एतदाल के दायरे में। सर बहुत आखिरी एक शुक्रिया। और चीज़, जी, प्लीज़। सिगरेट्स वगैरह जो लोग पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो छालियाँ जी। खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो नशा करते हैं, जो शराबें पीते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं इसके बारे में भी बता दें कि इनके क्या बारे ये में जिगर मैं- ख़राब करती है, क्या करती है इसके बारे देखें, में? जितने भी नशा वाली चीज़ें हैं, नशावर चीज़ें हैं, जैसे सिगरेट है, पान तंबाकू है, गुटखा है, मैं इन लोगों के लिए यही पैगाम दूंगा कि इंसान, ये जो मैंने अभी लफ्ज़ बोला ना कि सेहत इंसान की अमानत है, तो सर ये जिगर को हमें- करते क्या है ज़रा? ये जिगर के, देखें, जिगर के अंदर कार्सिनोमा बनता है, जिगर सिरोटिक चेंजिंग में जाता है, जिसमें डिकम्पनसेशन होती है, जिगर बढ़ जाता है। तो जितने तंबाकू से बनी हुई चीज़ें हैं, नशावर चीज़ें हैं, एक वक्त में आके मैदे में अल्सर पैदा करती हैं और दूसरी उसके जिगर के अंदर कैंसर पैदा करती हैं। थैंक यू सर, बस मुझे ये भी बताना बहुत ज़रूरी था। नशों से भी बचिए, ये जो ट्रेंड बना लिया है लोगों ने, लोग हर तरीके के अपने घर में जीटी पार्टियाँ रखें तो नशा आवर चीज़ें इस्तेमाल करें, ये हाथ जोड़ती हूँ। खुदा के लिए अपना ख्याल रखें, ना ही अपने बच्चों को ऐसे घर में परवरिश दें जहाँ पर आप ये सब कुछ करते हैं। मैसेज तो समझ गए होंगे आप लोग, सबके लिए है। टेक अ ब्रेक। बड़े यूनिक से मेहमान हैं मेरे पास, मगर उनसे पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखें, क्या बात है, ये क्या क्या चीज़ें देखें, और कितनी कितनी पुरानी भी हैं इनमें से। ये कुछ मेडल्स हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है।
और ये है कुछ, दो भारी है ये तो। अच्छा, इसमें है सिक्के, हर मुल्क के सिक्के, पुराने सिक्के, नए सिक्के, कितने कदीम ज़माने के भी सिक्के हैं, जो मुझे लगता है ये किस तरीके के सिक्के हैं, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचे भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। इस टाइप के सिक्के हैं, ये किस ज़माने के, किस सदियों के हैं भाई। अच्छा, ये देखें यहाँ पे भी बहुत सारे सिक्के, कॉइन्स, इस तरह की चीज़ें। और ये कुछ पैसे हैं, देखें कुछ साउथ सुजन के, ठीक है, ये कुछ करेंसीज़ हैं, ये तो पाउंड्स लग रहा है मुझे, पाउंड है यहाँ। और ओके, डॉलर से लेके सारे जितने जितने हैं, देखें कितने डिफरेंट तरीके के होते थे पुराने पहले के नोट। ये चीज़ें ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाती हूँ, मगर मैं आपको बताऊँ मेरे साथ मौजूद हैं शकील अहमद साहब, जो कि कॉइन कलेक्टर हैं और बड़ा डिफरेंट इनका शौक़ है। बड़े को पैसे माल वाल मुझे लगता है ख़र्चा किए इन्होंने। और किन कदीम ज़मानों में जाके कहाँ से, किस म्यूज़ियम से आपने ये चीज़ें ख़रीदी है मुझे पता नहीं है। अच्छा, अब मुझे बताएं, ताकि मैं इधर ही बैठ के मैं चीज़ें देखती हूँ, आप बताते भी जाइएगा। सबसे पहले तो खुशामदीद जी, थैंक यू। क्या कहेंगे? एक्चुअली शौक़ मुझे को 20-22 साल पहले था ये हुआ। हाँ। उसके बाद फिर ये जुनून बन गया और फिर मैंने तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक के करेंसी नोट, सिक्के, मेडल्स जमा किए, डाक अच्छा। टिकटें भी। हाँ। लेकिन एक्चुअली जो मेरा मकसद था ना, वो था कि हिस्ट्री को प्रिजर्व करना, पाकिस्तान के हेरिटेज को प्रिजर्व करना, हाँ। उसको महफूज करना और इसकी अवेयरनेस देना। अच्छा, इधर आके ज़रा साथ साथ थोड़ा नीचे बैठ जाएं, बैठ के दिखाएं जी। साथ साथ लोगों को। सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है चीज़ें। एक आध तो कुछ निकलता है इनमें से, निकाल के जी, ज़रा जी, हाथ में तो बिल्कुल, दिखाएं कि मैं ज़रा फील भी करूँ। इसको तो देख के एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। कोई सबसे पुराना, कोई ऐसे ज़माने का और किसी मुल्क का आप हमें कॉइन दिखा रही है? जी जी, ये कॉइन है हाथ में रख के और ये जरा दिखाइएगा 2000 आगे। साल से ज़्यादा कदीम है सिक्का। 2000 साल से ज़्यादा? जी जी, आर यू सीरियस? जी जी। और ये इंडो ग्रीक है। जब अलेक्जेंडर के बाद, फौरी सिकंदर आज़म के बाद ये यहाँ पे जब आए थे अलेक्जेंडर, तो ये यहाँ पे सिक्का उन्होंने राइज किया था ऐसे अलेक्जेंडर चकोर पीरियड। सा, ये देखें। तो ये Close हो 2000, ये कॉपर कॉइन है उस वक़्त का, अलेक्जेंडर के पीरियड का, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के करीब का है ओह, फिर देखें, आए इधर देखें। तो ये मतलब मकसद ये था कि इन कॉइन्स को, हिस्ट्री को जमा करना, ताकि मुझे हिस्ट्री का शौक था। और भी तो दिखाएं coins इस की तरह के शक्ल में। इतने ही पुराने ज़माने के। ठीक है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये कॉपर का है। इतना भारी? जी जी। और ये Full weight जो है। है, हाँ, ये सिल्वर का है, चांदी ये का। अच्छा, ये भी के ज़माने ये का भी है? 2000 साल से ज़्यादा पुराना सिक्का 2000 है। साल से ज़्यादा पुराना है। ये किधर का है? ये भी अलेक्जेंडर के पीरियड का है। अच्छा, ये ऐसे आगे से, ये सिकंदर देखें आज़म पीछे के से पीरियड ऐसे। का है। कितना डिफरेंट, इंडो मगर ग्रीक। इसका इतना ज़्यादा वेट नहीं जितना इस छोटे का। जी, इतना। जी। और कोई यूनिक सा दिखाएं। ये जो छेद है जिसके बीच में, ये जी कौन जी, सा? ये एंशंट चाइना है। यानी Ancient कि China। जब चाइना का ये कबल मसीह का कॉइन है। हाँ। यानी कि चीन में इस तरह के कॉइन्स राइज होते थे आज से 2000 साल अच्छा। पहले। 2000 साल पहले चीन में इस तरह के कॉइन्स होते थे यार। ये सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया का कॉइन। जी। ओह, ये बहुत लाइट जी, वेट जी। सा है, मगर डिफरेंट है। इट्स सो यूनिक, आई लाइक इट। जी जी। इसी इसमें पीछे इतना कुछ बना हुआ है, मैं कुछ इसकी इसी तरह- elaboration- इसमें लिखा हुआ भी कुछ है जी, जी। अरबिक में। कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया लिखा हुआ है? हाँ, ये इस वक्त कैपिटल था। वाह, और ये पाकिस्तान क्या चीज़ के अगर हम यादगारी सिक्कों की बात करें तो ये डॉक्टर उत्फाव पे 50 रुपए का यादगारी सिक्का पाकिस्तान ने जारी किया था। डॉक्टर उत्फाव जो कि अच्छा। सोशल वर्कर थी, जर्मनी से उनका ताल्लुक था, तो ये वाला कॉइन पाकिस्तान ने जारी किया था उनके। इसी तरह जो है ये सर सैयद अहमद खान पे जो है ये पाकिस्तान ने 50 रुपए का सिक्का जारी किया। अच्छा, सर सैयद अहमद खान ये पे। तो हाँ, ये कहीं जी, जी। हमने पता नहीं किसी जी जी किताबों में इसका कोई शेप कहीं देखा है। जी, जी। है ना? अच्छा, और इसी तरह जो है ये अब्दुल सत्तार ईदी पे भी जारी हुआ। ये है, पाक दिखाएं, पाक दिखाएं, चाइना दिखाएं। फ्रेंडशिप पे जारी ये हुआ। पाक चाइना फ्रेंडशिप। अब्दुल सत्तार ईदी वाला जी, दिखाइएगा। वो अब्दुल सत्तार ईदी वाला कॉइन है। ये वाला? जी जी। वाह, ये कब जारी हुआ था? ये जब उनकी वफात के 1 साल बाद ये पाकिस्तान वाला? ने जारी किया 50 उनकी रुपए का डेथ के यादगारी बाद सिक्का। ये जो आया था। जी जी।
ये वाला कॉइन है। इस तरह पाकिस्तान ने कोई 35 के करीब जो है ना वो सिक्के जारी किए। ये अगर आप देख सकें तो ये क्यों बड़े साइज के इतने बड़े ये बड़े डिफरेंट हाँ कॉइन्स हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन्स हैं। कोई बहुत पुराना सारे कदीमा टाइप का कोई दिखाए? वो तो ये हैं सारे पुराने, सारे वो ये जी, वाले हैं ना? इसमें थोड़े से मॉडर्न वो कॉइन्स ancient दौर के हैं। भी जी हैं। जी ये मॉडर्न है। अच्छा, modern सारे है, देखें। डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन हैं। कौन कौन सी कंट्रीज के इसमें? इसमें पूरी दुनिया के हैं, तकरीबन 250 कंट्रीज के ये coins कहाँ इसमें का है लगे जिसमें हुए ये फ्लाई कर रहा है बंदा? हैं। ये ऑस्ट्रिया का कॉइन है। ऑस्ट्रिया का? जी, जी। कितने कितने रुपए का क्या कॉइन है? ये ऑस्ट्रिया का 50 शिलिंग का कॉइन है। 50 शिलिंग का कॉइन है। ठीक वाह, है। ये हर डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। डिफरेंट ये हर तो मुल्क का तकरीबन एक। कोई 5% कॉइन कलेक्शन है मेरी, बाकी तो मेरी कलेक्शन बहुत ये भी बड़ी दिखा दे मुझे, ये कितने पुराने नोट है? ये लास्ट टाइम है, बिल्कुल खत्म, जल्दी से दिखा दूं। कौन से हैं? यूगोस्लाविया है, यूगोस्लाविया के नोट हैं। ओके, ठीक है। इसी तरह ये है साउथ सूडान के नोट हैं, ऑस्ट्रिया के हैं, बल्गारिया के हैं, वेस्ट इंडीज के किताब हैं। भी लिखते हैं आप? जी, लिखने लिखाने से भी मेरा ताल्लुक है वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये शौक भी है? जी, शौक क्या भी। बात है जी। मैं तो आपको फिर एक बार दोबारा भी बुलाऊंगी। जी, जी। ये सब अभी मेडल्स रह गए, वरना मैंने ये भी दिखाने थे जी, जी। कि कौन कौन से मेडल्स, कौन सा सबसे पुराना मेडल था? सबसे पुराना जो है वो ये आखिरी। मेरी तरफ से खुदाफिज, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ये सबसे पुराना है, कौन जी, सा है? ये दूसरी जंग अजीम का है। दूसरी जंग अजीम का। चले जी, मेरी तरफ से यहाँ पे जंग खत्म हो गई, मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं। वाह।